समय तेजी से बीत गया। जल्द ही शाम हो गई। लेंगलिंगर स्कूल से घर लौटी। बहन टिल्डा, मैं वापस आ गई हूँ। आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। टीचर ने परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए मेरी तारीफ की। बहन। उसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन लेंग किंगकियू को न देखकर उसे एक अजीब सा आश्चर्य हुआ। वह कहाँ गई? लेंगलिंगर बुदबुदाई, हर जगह ढूंढते हुए। अचानक जब वह अपने कंप्यूटर रूम से गुजरी तो उसे सांसों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। लेंगलिंगर को तुरंत याद आया कि उसकी बड़ी बहन ने हाल ही में उसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बारे में सिखाने के लिए कहा था। इसलिए उसने सावधानी से स्पोर्ट्स रूम का दरवाज़ा खोला, अपना सिर अंदर डाला और पूछा, बहन। बहन। लेंग किंगकियू को अंदर देखकर लेंगलिंगर पहले तो चौंकी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया दी और अंदर भागी। वह वहाँ थी। लेंग किंगकियू स्पोर्ट्स कुर्सी पर लेटी थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी सांस बहुत कमज़ोर थी और वह बहुत बेचैनी में लग रही थी। लेंगलिंगर जल्दी से आगे बढ़ी और बेतहाशा लेंग किंगकियू के माथे को छुआ। तापमान बहुत अधिक था, उसे स्पष्ट रूप से बुखार था। उसका दिल तुरंत घबरा गया। बहन। बहन, मुझे डराओ मत। मैं तुम्हारे लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मानो लेंगलिंगर की आवाज़ सुनकर लेंग किंगकियू बुदबुदाया, गो। चंदू। ओह ठीक है। और चंदू, बहन 1 मिनट रुको, मैं उसे तुरंत बुलाती हूँ। डॉट 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 डॉट। लेंग किंगकियू के साथ असामान्य स्थिति के अलावा जियांगहाई होटल। चंदू बिस्तर पर अंधेरे और विकृत रूप से रेंग रहा था। ओह हा। किंगकियू, मेरा किंगकियू, मैंने 10 दिनों से किंगकियू को नहीं देखा। बूढ़े गाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं सचमुच मरने वाला हूँ। बूढ़ा गाओ सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था और अपने युवा गुरु की ओर, जो फिर से पागल हो रहे थे, बेबसी से मुस्कुरा रहा था। युवा गुरु, कृपया थोड़ी देर और सहन करें, योजना शुरू होने वाली है। क्या आपने खुद नहीं कहा था? पिछले कुछ दिनों के अवलोकन के अनुसार हर संप्रदाय के लोग कमोबेश हार मानने वाले हैं। मार्शल आर्टिस्ट विभाग का भी यही हाल है। प्रकाश की आशा से दानव पंजे ने एक अच्छी खबर भेजी है। शीतो शियाओबाई और अन्य लोगों ने सच्चीची की साधना की है और उनकी अनुकूलता बहुत अच्छी है, जिससे वे दोहरी साधना तकनीक की साधना के लिए बहुत उपयुक्त हैं। युवा गुरु, क्या आप सुन रहे हैं? चंदू जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन था। वह बिस्तर पर लेट गया, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। योजना के लिए उसने बहुत देर तक सहन किया था। ये कैसा एज प्ले चैलेंज है? और क्या ये चंदू था? भ्रम हो या न हो, वह अकेला नहीं था जिसका दिल बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे किंगकियू भी अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गई हो। चंदू ने गहरी सांस ली, उसका शरीर कांप रहा था और ऐंठ रहा था। किंगकियू, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। बूढ़े गांव का मुंह फड़क उठा और उसने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। युवा स्वामी मदद के परे था और इस क्षण रिंग 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 टिल्ड टिल्ड। चंदू का फोन बजा और उसने कमजोरी से उसे उठाया और जवाब दिया, हेलो जीजा जी, बहन मर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या? चंदू तुरंत चौंक कर जाग गया और वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। स्थिति को समझने के बाद चंदू के चेहरे पर बेहद घबराहट थी। उसने बूढ़े गांव से कहा, बूढ़े गांव, किंगकियू को कुछ हो गया है, मुझे यहाँ उसकी जगह ढकने में मदद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंदू ने अपना हाथ बढ़ाया। गुर्राहट, काला पानी गिरा, धीरे धीरे चंदू के रूप में संघनित हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने मन में सिस्टम से बात की, जो लगातार कलह कर रहा था क्योंकि यह लंबे समय से लेंग किंगकियू के करीब नहीं था। सिस्टम, मुझे किंगकियू की तरफ टेलीपोर्ट करें। मेज़बान टिल्ड टिल्ड, आप आखिरकार काम पर लग रहे हैं। पहला टेलीपोर्टेशन इस सिस्टम से मुफ्त है टिल्ड टिल्ड। बूढ़े गांव ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया, हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। युवा मास्टर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन आप बाहर मार्शल आर्टिस्ट को कैसे बाईपास करने जा रहे हैं? जैसे ही उसने कहा, बूढ़ा गांव जम गया, क्योंकि कमरे में असली चंदू चला गया था, केवल नकली ही रह गया था। बूढ़े गांव की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। युवा मास्टर कैसे गायब हो गया? कॉल खत्म करने के बाद लेंगलिंगर अभी भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका देवर कब आएगा। इसलिए उसने सोचा कि पहले एम्बुलेंस बुलाना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही उसने ये सोचा, धप धप दौड़ने की आवाजें आईं। धप, चंदू ने दरवाजा थपथपाया। उसकी आंखें बेचैनी से लेंग किंगकियू को देख रही थीं, जो कुर्सी पर लेटी हुई थी, हल्की सांस ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। देवर जी, लेंगलिंगर स्तब्ध रह गई। उसके देवर अचानक कैसे प्रकट हो गए? नहीं, क्या तुम अभी कुछ देर पहले ही घर के पास थे? किंगकियू, चंदू के पास इतना समझाने का समय नहीं था। वह सीधे लेंग किंगकियू के पास गया और उसका तापमान महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया। यह बहुत गर्म था, उच्च बुखार से अलग एक उच्च तापमान। यह कोई साधारण सर्दी नहीं थी।
चंदू ने लेन किंग कियू का हाथ पकड़ते हुए अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए? उसने लेन किंग कियू के असहज चेहरे को देखा, बहुत दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने उसे 10 दिनों से नहीं देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि किंग कियू इस तरह का हो गया था। ये वास्तव में अक्षम्य था। जल्द ही सिस्टम ने एक जवाब दिया, मेजबान, कृपया अपने शुद्ध प्रेम लक्ष्य पर प्यार के हमले का उपयोग करें। इस तरह वह ठीक हो सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे समय में आप अभी भी मजाक कर रहे हैं। चंदू अवाक था और बस इस पल, चंदू, क्या वह चंदू है? लेन किंग कियू को कुछ परिचित गंध और एक परिचित आवाज सुनाई दी, इसलिए वह बोली। लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लेन किंग कियू ने शराब पी रखी हो, बहुत शर्मीली। चंदू को लगा, यह इतना कामुक कैसे हो सकता है? चंदू ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ किंग कियू, रुको, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलता हूँ। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, लेन किंग कियू ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, मत जाओ, अस्पताल मत जाओ। उसे नहीं पता था कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली, क्योंकि वह अभी तक कमजोर और विचलित थी। लेकिन जैसे ही चंदू पास आया, उसकी चेतना धीरे धीरे लौट आए। लेन किंग कियू ने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने तुरंत चंदू की बांह पकड़ ली, रोते और विलाप करते हुए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं बहुत अकेला हूँ। तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए हो, मैं बहुत अकेला हूँ चंदू। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चंदू तुरंत चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई। लेंग लिंग एर भी दंग रह गया। रुको, क्या यह अभी भी किंग क्यू है? क्या किंग क्यू ऐसी बातें कहने वाली इंसान है? इसके अलावा, धप धप, चंदू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लेन किंग क्यू को देखा, जो बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। अब उसके सामने जो व्यक्ति था, वह वाकई बहुत प्यारा था। वह वास्तव में चाहता था। आह नहीं, इस तरह की किंग क्यू निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। उसे अस्पताल भेजना बेहतर है। तुम जल रही हो और बेसुध हो रही हो, चंदू ने लेन किंग क्यू की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि बाद वाला संघर्ष करने लगा, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। जब लेन क्विन क्यू ने संघर्ष किया, चंदू की साधना बेकार थी, बस एक सजावट की तरह। उसने उसे एक बैकहैंड के साथ ही स्पोर्ट्स कुर्सी पर खींच लिया, जिससे वह उसके खिलाफ दबाया गया। चंदू, किंग क्यू, रुको, परेशानी मत करो, तुम अभी बीमार हो। चंदू चौंक गया, क्या हो रहा था? किंग क्यू आज इतना सक्रिय क्यों था? लेकिन सक्रिय होने पर भी आपको अवसर का विचार करना होगा, है ना? रुको, लिंग एर अभी भी यहाँ है, किंग क्यू, मुझे अब और मत खींचो। चंदू संघर्ष करना चाहता था, हालांकि लेन किंग क्यू असहमत था। उसने चंदू का कॉलर पकड़ लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आवाज थोड़ी शर्मीली थी, मैं चाहती हूँ इतने दिनों तक मुझसे मिलने वापस न आने के लिए तुम्हें सजा दूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंदू कुछ कह पाता, उसे लेन किंग क्यू ने बेरहमी से चुप करा दिया। मफ, चंदू की आंखें चौड़ी हो गईं। कितना आक्रामक। लेन किंग क्यू पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी खो चुकी थी, उसकी भरपाई करना चाहती थी। उसने दोनों हाथों से चंदू को कसकर पकड़ रखा था और उसे बेतहाशा निचोड़ रही थी। लेंग लिंगर डर के मारे कांपती हुई देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे याद आ रहा है कि कमरे में अभी भी कोई और है। पॉप टिल्ड, लेंग किंग क्यू ने चंदू को छोड़ दिया। लेंग लिंगर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिंगर, बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। अब मेरे और तुम्हारे जीजाजी का समय हो गया है। लेंग लिंगर ने खाली सिर हिलाया, दबे पांव बाहर गई और फिर क्लिक टिल्ड धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जीजाजी, शुभकामनाएं। चंदू के चेहरे पर कठोरता आ गई। इसके तुरंत बाद उसे लेंग किंग क्यू ने फिर से वापस खींच लिया। नहीं, ऐसा क्यों है? लेखक का नोट, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस किताब में कोई चाकू, दुखद, दिल तोड़ने वाले पल हैं। न्यूटोन का एक निश्चित जवाब है, हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 चाकू। इसका मतलब ये हो सकता है कि चाकू तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। लेंग लिंग एर के दरवाज़ा बंद करने के बाद वह बाहर नहीं गई, बल्कि उसने अपना कान दरवाज़ा से सटा दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सुनने लगी। हालांकि लगभग 10 सेकंड बाद वह और नहीं सुन सकी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसका नाजुक शरीर कांप उठा जैसे ही वह धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। उसने चौंककर दरवाजे की ओर देखा, वे दोनों कितने दुस्साहसी हैं। डॉट 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 डॉट। समय बीतता गया। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। एक क्लिक की आवाज के साथ टिल्ड, दरवाजा धीरे से खुला। धमाक। चंदू दीवार पकड़कर लड़खड़ाते हुए कांपते हुए बाहर निकला। हिस हिस, उसने ताज़ी हवा में सांस ली। उसके शरीर से भाप के स्पष्ट गुबार निकल रहे थे। उसका पूरा चेहरा चमक रहा था और उसकी गर्दन और बाहें हिक्की और काटने के निशानों से ढकी हुई थीं।
कल्पना करना मुश्किल था कि अंदर क्या हुआ था। जब लेंग लिंग र ने शोरगुल सुना और चंदू को ऐसी हालत में देखने के लिए दौड़ी तो उसके गाल फिर से लाल हो गए और उसने बड़ी शर्मिंदगी से पूछा, जा यूगो, तुम और मेरी बहन अभी क्या कर रहे थे? चंदू ने अपनी बूढ़ी कमर सीधी की, लेंग लिंग र की तरफ देखा, फिर अपने कंधे सहलाए और कहा, क्या सोच रही हो बदमाश बदमाश? हम तो बस थोड़ी सी हरी भरी और दोस्ताना बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी बांह पर लगे कुछ दर्दनाक काटने के निशानों को छुआ और लेन किंगकियू के पहले वाले रूप को याद करते हुए डर के मारे सहम गया। तस्क, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंगकियू इतनी बेबाक होगी। बेशक उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद लेन किंगकियू को इस तरह का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह बस उसे बेतहाशा कुतरती रही, मानो वह पिछले 10 दिनों की सारी कमी पूरी करना चाहती हो। बाद में अंततः संतुष्ट प्रतीत होते हुए लेन किंगकियू गहरी नींद में सो गया। तभी चंदू बाहर आया और जाने से पहले उसने उसके शरीर का तापमान भी जांचा। उसने पाया कि उसका तापमान तेज तापमान से गिरकर अपने मूल ठंडे तापमान पर आ गया था। इससे चंदू आश्वस्त हुआ और इस पारस्परिक पूरकता के कारण उसके हृदय की बेचैनी भी गायब हो गई। कोई कह सकता था कि उसने संत अवस्था में प्रवेश कर लिया था। इसके अलावा क्योंकि यह समय अपेक्षाकृत लंबा था, उसकी साधना में भी एक सफलता मिली और वह अब एक जन्मजात मध्य चरण मार्शल कलाकार था। ये सुनकर लेंग लिंग एर ने चंदू को कुछ संदेह से देखा। वह करीब झुकी और सूंघी। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। ये तो झूठ की गंध है। चंदू का मुंह फड़क उठा। उसने सिस्टम स्टोर से एक स्मार्टफोन लिया और बोलते बोलते उसे अपनी जेब से निकालकर लेंग लिंगर को थमा दिया। मानो या न मानो, ये तुम पर निर्भर है। ओह, और ये तुम्हारी बहन के लिए है। लेंग लिंगर ने फ़ोन लिया और देखा कि यह तो एक साधारण फ़ोन था। वह थोड़ी उलझन में थी। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? चंदू को कमरे में अभी अभी हुआ दृश्य याद आ गया, इसलिए उसने अपना गला साफ किया। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था कि वह इंटरनेट उत्पादों के बारे में जानना चाहती है। तुम इस फ़ोन पर वीचैट सेटअप करने में उसकी मदद कर सकते हो। क्योंकि यह फ़ोन खास है, इसलिए सब कुछ वॉइस एआई के जरिए संचालित किया जा सकता है। खैर, किंगकियू बहुत होशियार है, तो तुम्हें बस अपनी बहन को सब कुछ आसानी से समझाना होगा। लेंग लिंगर ने कहा। ओह, फिर नीचे जा रहे चंदू की ओर देखा और उलझन में पुकारा, जा यूगो, तुम कहाँ जा रहे हो? बाद वाला पीछे हटता हुआ चला गया। मुझे कुछ काम है, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। क्या कमीने, तुमने मेरी बहन के साथ काम खत्म किया और फिर अपनी पैंट ऊपर खींची और चले गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम छोटे बदमाश। दा ओहा हा, जीजा जी रुको, जीजा जी मैं गलत था। चंदू तुरंत वापस भागा और लेंग लिंगर के घबराए हुए चेहरे के नीचे उसने अपनी मुट्ठी बढ़ाई और उसके सिर पर कई जोरदार वार किए। गलत, माफ करना जीजा जी, मैं अभी आप जैसे आसान लक्ष्य को चुनना चाहता हूँ। ओहा हा, जीजा जी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। रात, ये कार्रवाई के लिए सबसे अच्छा समय है। प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 1 के अंदर। नकली चंदू नीचे गिर गया और काले पानी के एक गड्ढे में बदल गया। चंदू की आकृति धीरे धीरे परछाई से उभरी। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके चारों ओर काला पानी भी दिखाई देने लगा। बूढ़े गाँव, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ टिल्ड। गुरगल गुरगल। काले पानी के उफान के साथ वह एक बार फिर चंदू नाइट किंग लिमिटेड एडिशन रूप में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि वह कल्टीवेटिंग भी कर रहा था, साथ ही क्लॉ की क्षमताएं भी। तो चंदू की शक्ति पहले से ही ग्रैंड मास्टर अर्ली स्टेज पीक के करीब थी। बूढ़ा गाँव भी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। काले पानी की परत के साथ वह भी एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति बन गया। युवा मास्टर। चंदू ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए चुपचाप सिर हिलाया। भिनभिनाना। एक पल में इस पर चंदू और ओल्ड गाँव की छवियां दिखाई दीं। उनकी आभा एक जैसी थी, कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा। आखिरकार क्लॉ जिसे मैं नियंत्रित करता हूँ, भेस बदलने में सबसे अच्छा है। तुरंत बाद चंदू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और फुसफुसाया, बाहर आओ मेरे सेवकों। एक पल में भिनभिनाओ तियानमो संप्रदाय और जियांगहाई हाई स्कूल के पहले के दर्जन भर ब्लैक फ्लेम संगठन के सदस्य एक पल में यहाँ प्रकट हुए। युवा गुरु, वे सभी क्लॉ कोशिकाओं से निर्मित थे और चंदू को जो करना था वह बहुत आसान था, यानी स्वप्न दुस्वप्न बलिदान सरणी को सक्रिय करें। ये वह संरचना है जिसका उपयोग करने में ब्लैक फ्लेम संगठन सबसे अधिक निपुण है। यह उन सभी को मार सकता है जो सपने के भीतर एक सपने में आते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं। इतने दिनों के लगातार मानसिक तनाव के कारण जियांगहाई में कई संप्रदाय के सदस्य वास्तव में पहले से ही एक नाजुक मोड़ पर थे। इस समय कार्रवाई करने से जोखिम कम हो जाता। इसके अलावा पिछली युद्ध बैठक के बाद सभी समझ गए थे कि खंजर द्वारा चुने गए व्यक्ति का उद्देश्य इन गर्म रक्त वाले मार्शल कलाकारों की आत्माएं हो सकती हैं।
इसलिए प्रत्येक संप्रदाय बल के सदस्य वास्तव में एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर रहते थे, बस इतनी दूरी कि वे बलिदान व्यूह से घिरे रहें, जिसका स्वाभाविक रूप से कुछ आम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता। लेकिन चंदू का लक्ष्य आम लोगों की बलि देना नहीं था। आखिरकार वही तो था जिसने महान व्यूह को सक्रिय किया था, और उसका उद्देश्य केवल उन मार्शल कलाकारों से निपटना था। और उसके केवल 3 लक्ष्य थे। पहला, मार्शल कलाकार विभाग को उस नाइट किंग की आभा प्राप्त करने देना जो उसने नकली बनाई थी, या यूं कहें वह आभा जो क्लॉक्लॉ ने जानबूझकर लीक की थी, जिससे सभी को यह समझ में आ गया कि वह नाइट किंग था। दूसरा, यहाँ ऐसा कुछ होने पर पुरुष नायक के रूप में जियाओ लिन और डेंग फैंग जरूर दौड़े चले आएंगे। जियाओ लिन को खुद तो नहीं मारा जा सकता था, लेकिन इससे शेन वानर के साथ उसके रिश्ते और भी मधुर हो सकते थे। जहां तक डेंग फैंग की बात है, तीसरा, यह एक योजना थी जो चंदू ने बहुत पहले ही बना ली थी, यानी मेइजू। अब मूल रचना के इस विद्रोही को पकड़ने का समय आ गया था। इसके अलावा उसे यू जिंगजू से एक जानकारी मिली थी। किंग क्यू ने इस नए संगठन सदस्य को एक काम दिया था, जो नकली नाइट किंग को पकड़ने के लिए मार्शल आर्टिस्ट विभाग के साथ सहयोग करना था, और उसका नेतृत्व करने वाली मेइजू थी। जी जैसी कि मेरी किंग क्यू से उम्मीद थी, वह अपने पति के साथ बहुत सहयोगी है। ये सोचते ही चंदू का शरीर काले तरल से लिपट गया। स्विश, एक पल में वहां मौजूद सभी लोगों को अपने में समेटते हुए वे तुरंत चले गए। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। रात, मार्शल आर्टिस्ट विभाग, एक विशाल निगरानी कक्ष के अंदर दर्जनों लोग लगातार असामान्य डेटा पर नजर रख रहे थे। बदलते समय के साथ मार्शल आर्टिस्ट विभाग में भी बदलाव आया। वे अब पहले की तरह पुराने तौर तरीकों पर नहीं टिके। इसके बजाय वे कई उच्च तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ न केवल विभिन्न गलियों और गलियों से निगरानी कैमरों की फीड थी, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग द्वारा असामान्य उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉनिटर भी थे। जब तक ट्रू क्यूई में उतार चढ़ाव होता, तब तक उसका तुरंत पता लगाया जा सकता था। बस फिर बस डेटा विसंगति के लिए रेड अलर्ट अचानक बज उठा। जियांगहाई के प्रभारी होने के नाते बाई जून स्वाभाविक रूप से असामान्य स्थितियों पर नजर रखने के लिए हर समय यहां मौजूद रहते थे। बाई जून तुरंत चिल्लाए, असामान्य क्षेत्र की जल्दी से जांच करो। ये सुनते ही सभी अनुभवी लोग उपकरणों का संचालन करने लगे। लेकिन बस एक पल में सभी के चेहरों पर तुरंत गंभीर भाव आ गए। रिपोर्ट, क्षेत्र 1 में एक विसंगति दिखाई दी है। क्षेत्र 22 में भी एक असामान्य प्रतिक्रिया हुई है। क्षेत्र 18 भी। इतनी सारी विसंगतियां एक साथ कैसे प्रकट हो सकती हैं? बाई जून का चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से मुख्य नियंत्रण डेस्क पर गया। उसने स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सामग्री को देखा, उसका दिल बैठ गया। स्क्रीन पर विसंगति वाले क्षेत्र लाल रंग से चिन्हित थे, और इस क्षण इस विसंगति वाले क्षेत्र ने एक वृत्त बनाया। अपने अनुभव के आधार पर उसने तुरंत पुष्टि की कि यह एक विशाल समूह था। समूह बड़ा नहीं था, लेकिन संयोग से इसमें जियांगहाई में वर्तमान में ज्ञात सभी संप्रदाय बल शामिल थे। ये है धमाका। बाई जून ने दांत पीसते हुए मेज पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए कहा, नाइट किंग चला गया है। उसने तुरंत आदेश जारी किया, सभी प्रमुख संप्रदायों को तुरंत सूचित करें। सभी मार्शल आर्टिस्टों को विसंगति वाले क्षेत्र में भेजा जाना है। हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने निगरानी स्क्रीन पर देखा। इस क्षेत्र में हजारों निर्दोष लोग थे। अगर वे पागल लोग उन्हें कुछ भी कर दें, तो हताहतों की संख्या भयावह हो जाएगी। दूसरी तरफ चुनशान समुदाय के जियाओ लिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे किसी आभा का आभास हो गया हो। उसका चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। यह एक बलिदान व्यू है, और यह ब्लैक फ्लेम संगठन का ड्रीम नाइट में अब बलिदान व्यू है। ये पागल फिर से। जियोलिन जल्दी से उठा, खिड़की के पास गया और दूर आकाश की ओर देखा। अपने ग्रैंड मास्टर बल के साथ उसने तुरंत यहां से दर्जनों किलोमीटर दूर बुरी आभा को महसूस किया। बलिदान व्यू, अच्छा नहीं, जियोलिन फुसफुसाया। वानर ने कहा था कि वह आज रात कंपनी में सोएगी, इसलिए वह वापस नहीं आई। और संयोग से उस महान व्यू से आच्छादित क्षेत्र बस शेन वानर की कंपनी को शामिल करने के लिए हुआ। जियोलिन तुरंत चला गया। उसका आकार एक भयंकर बाघ की तरह ऊंची इमारतों पर छलांग लगाता और दौड़ता हुआ। वानर, मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ जुवानवू गेट का गढ़, एक जीर्ण शीर्ण पुराने समुदाय में। बाइलियन ने वास्तव में मेरा हाथ पकड़ लिया था। डेंग फैंग, जो एक मीठा सपना देख रहा था, अचानक एक आवाज से जाग गया। डेंग फैंग, सोना बंद करो। एक बुरी आभा प्रकट हुई है। इस बूढ़े आदमी के उत्तराधिकारी के रूप में तुम लोगों को बचाने के लिए जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे हो? इतने बड़े समूह से प्रभावित होकर तुमने सचमुच इस बूढ़े को निराश कर दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। डेंग फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए बाएं दाएं देखा।
मत देखो, मैं तुम्हारे सिर पर हूँ। डेंग फैंग चौंका, ऊपर देखा तो उसके सिर पर एक हरे फर वाला कछुआ बैठा था। क्या तुम एक दानव हो? डेंग फैंग तुरंत चिल्लाया। राक्षस मेरा पैर, ये बूढ़ा आदमी जुवानवु है। हरे फर वाले कछुए ने गुस्से से गाली दी, गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, ध्यान से सुनो बच्चे, तुम इस बूढ़े आदमी के उत्तराधिकारी हो और तुम्हारा इलाका बस एक बलिदान समूह से घिरा हुआ है। अगर उन दुष्ट लोगों ने आम लोगों के साथ कुछ भी किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया की रक्षा करना तुम्हारा मिशन है। डेंग फैंग ने जो सुना उससे थोड़ा उलझन में था, लेकिन कम से कम उसे समझ तो आया कि वे यहाँ खतरे में हैं। मेरे स्वामी कहाँ हैं? हरे बालों वाले कछुए ने कहा, वे पहले ही जा चुके हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि तुम्हारी साधना बहुत कमज़ोर है, इसलिए वे तुम्हें नहीं ले गए। संक्षेप में, मुझे तुम्हारी छोटी प्रेमिका का आभास भी हो गया था, अगर तुम अभी नहीं गए तो वह भी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर डेंग फैंग घबरा गया। बालियान? नहीं, कछुआ दादा, मुझे जल्दी से बालियान को ढूंढने ले चलो। कछुआ दादा कुछ हद तक संतुष्ट हुए। बहुत अच्छा, जो दूसरों की इस तरह परवाह करता है वही इस बूढ़े का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है, इसलिए बस पूर्व की ओर चलते रहो। अच्छा। डेंग फैंग की आंखें चिंता और उत्साह दोनों से भरी थीं। अगर वह बालियान के सामने अपना शांत रूप दिखाता तो क्या वह उससे और भी ज्यादा प्यार नहीं करती? डॉट 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 लेंग परिवार। चंदू के बहुत बाद बाईं ओर लेंग लिंग चुपचाप अपनी बड़ी बहन को देखने के लिए स्पोर्ट्स रूम में दाखिल हुई। उसने उसे सोते हुए पाया। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। वह निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। बहन, आखिर आपने और जीजाजी ने क्या किया? उसने कुछ अस्त व्यस्त स्पोर्ट्स रूम को देखा और बेबसी से आह भरी। कोई बात नहीं, बेहतर है कि पहले मेरी बड़ी बहन को उसके कमरे में वापस ले जाया जाए। आखिरकार इस जगह सोने से उसे सर्दी लग सकती है, इसलिए लेंग लिंग आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही वह लेंग किंग क्यू को अपनी पीठ पर उठाने वाली थी, लेंग अचानक हिल गया। अगले ही पल लेंग लिंग की कुछ हैरान निगाहों के नीचे लेंग किंग क्यू अचानक सीधी बैठ गई। उसके होठों से एक ठंडी शांत बुदबुदाहट निकली। सो गई क्या तुम? हे, बिल्कुल ठीक। लेंग किंग क्यू कुछ देर बुदबुदाई, फिर आंखें खोलीं और बगल में हैरान लेंग लिंगर की ओर देखते हुए धीरे से बोली, दीदी, चंदू चला गया। दीदी? लेंग लिंगर का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हाँ जीजाजी, वो। उसकी बात पूरी होने से पहले लेंग किंग क्यू ने शांति से बीच में ही टोकते हुए कहा, अच्छा। ये कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। एक बर्फीली भावशून्य आभा उससे निकल रही थी। दूसरों को दूर धकेलते हुए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, और हाँ, अपने पीले बाल वापस रंग लेना। ओह ओह, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, लेंग लिंगर ने अनजाने में लेकिन अचानक ही जवाब दिया। लेंग लिंगर के मन में एक विचार आया, बहन, मुझे देख सकती हो? जैसे ही यह विचार आया, लेंग लिंग ने अचानक लेंग किंग क्यू की ओर देखा। दूसरा पक्ष शांति से उसे देख रहा था, केवल एक बर्फीली भावनाहीन आभा बिखेर रहा था। यह एहसास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेंग लिंग को अचानक पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसने लेंग किंग क्यू को इस अवस्था में कुछ अविश्वास के साथ देखा। धम्म, उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ। बहन, इस अवस्था में यह उस दृश्य के समान क्यों है? लेंग लिंग की आंखें धीरे धीरे डर से भर गईं। उसके हाथ मदद नहीं कर सके, लेकिन एक साथ जकड़ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव, इतने साल हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसे मत बनो। कदम कदम लेंग लिंगर के पास से गुजरते हुए उसने लेंग लिंगर की तरफ देखा, जिसके हाव भाव थोड़े अजीब थे, और एक पल सोचने के बाद फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे के सिर पर हाथ फेरा और उदासीनता से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, जल्दी सो जाओ। ये कहकर वह दरवाजे से बाहर चली गई। कमरे का दबाव तुरंत खत्म हो गया। धम्म, लेंग लिंगर धीरे से जमीन पर फिसल गई। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। नहीं, ये ठीक नहीं है। यह अनजाना स्वर, ये बहन नहीं है, ये वह है जो पहले हुआ करता था। केवल उस व्यक्ति के हृदय का रक्त ही प्रभावी होगा जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करती हूँ, और तुम, जो कमजोर हो, मुझे बचाने की कुंजी हो। चुन लो, मुझे मरते हुए देखो या अपने हृदय का रक्त अर्पित करो। निश्चिंत रहो, 5 साल बाद फिर से तुमसे पूरे हृदय का रक्त मांगा जाएगा। लेंग लिंगर का मन बड़ी संख्या में अप्रिय भयानक यादों से भर गया था। वह भयानक अस्तित्व उसकी बहन के खून बहते शरीर पर कब्जा कर लिया था। अपनी बहन के चेहरे का उपयोग लगातार ठंडे शब्दों को कहने के लिए कर रही थी। लेंग लिंगर की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। साफ तौर पर जाहिर है, बहन ने अभी अभी धीरे धीरे अपना दिल फिर से पाया है। जाहिर है, उसका और जीजाजी का रिश्ता अभी शुरू ही हुआ था। नतीजतन क्या वो वजूद फिर से प्रकट हो गया है? उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं सुरक्षित हूँ? क्यों? लेंग लिंगर ने खुद से बुदबुदाया। अचानक उसे कुछ याद आया।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब वो इंसान कौन होगा जिसे बहन सबसे ज्यादा प्यार करती है? चंदू। क्या अब वो चंदू को ढूंढ पाएगी? लेंगलिंगर ने तुरंत अपने शरीर में एक ठंडक महसूस की। नहीं नहीं। उसने जल्दी से अपना फोन खोला, चंदू को कॉल करना चाहती थी, लेकिन नींद की एक लहर उस पर छा गई और लेंगलिंगर की चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई। अपने सीमित नाइट किंग रूप में एक ऊंची इमारत के किनारे पर बैठा था। बूढ़ा गांव उसके पीछे उसके बगल में खड़ा था। वहां 3 और आकृतियां भी थीं, जिनमें से एक दानव पंजा था। बाकी 2 काले कपड़े पहने, चेहरे ढके हुए 2 दुबली पतली आकृतियां थीं। चंदू की धारणा अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी जब उसने महसूस किया कि निर्णायक आभा इस ओर बढ़ने लगी है। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसने आदेश दिया, चलो चलें। अगले ही पल, हाँ, स्विश स्विश स्विश, दानव पंजा और बाकी 2 आकृतियां वहां से गायब हो गईं। युवा गुरु, हालांकि स्टोन और लिटिल वाइट प्रतिभाशाली हैं और साधना शुरू करने के कुछ ही समय बाद प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या उन्हें इस ऑपरेशन में भाग लेने की अनुमति देना अभी भी जल्दबाजी नहीं होगी? बूढ़े गांव की छिपी हुई आवाज थोड़ी भारी थी, कम से कम बूढ़े गांव को तो ये पसंद नहीं आया। हालांकि चंदू ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, अब जल्दी नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। युद्ध में मजबूत होने का असली मतलब सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। उन पर भरोसा रखो बूढ़े गांव, उनमें वह हुनर है। और तुम्हें और मुझे बस आखिरी चरण से निपटना है। उसने रक्तलाल रात के आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह स्वप्न दुष्स्वप्न बलिदान व्यूह का प्रभाव है। ठीक है, शुरू करते हैं। नाइट किंग का पहला ऑपरेशन। बलि संयोजन के आवरण में शहर की सड़कें एक भयानक रक्तलाल रंग में ढंकी हुई थीं। जिन लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की, वे सभी दुष्स्वप्न बलि संयोजन के प्रभाव के कारण गहरी नींद में सो गए। मार्शल आर्टिस्ट विभाग के 22 जून की तत्काल सूचना और विचित्र आकाश ने सभी संप्रदायों को यह एहसास करा दिया कि क्या हो रहा है। रात्रि संगठन ने कार्रवाई की थी। डॉट 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 धप धप धप। एक गली के कोने पर संप्रदाय के सदस्यों का एक समूह वर्दी पहने थका हुआ एक दिशा में भाग रहा था। उनके पीछे उनके 2-3 साथी थे जिनके होठों पर मुस्कान थी, जो स्पष्ट रूप से बलि संयोजन के प्रभाव से सो रहे थे। वरिष्ठ भाई, हमें क्या करना चाहिए? सभी नवदीक्षित शिष्य बेहोश हो गए हैं। अगर हमें वह व्यक्ति नहीं मिला जिसने बलि संयोजन स्थापित किया था, तो मुझे डर है कि हम फंस जाएंगे और यहीं मर जाएंगे। एक शिष्य तलवार पकड़े अपने लंबे और ईमानदार वरिष्ठ भाई को, जो धार्मिकता से ओतप्रोत था, चिंतित भाव से देखता हुआ भागा। ये सुनकर वरिष्ठ भाई के चेहरे पर उदासी छा गई। एक वरिष्ठ भाई होने के नाते वह अक्सर प्राचीन मार्शल जगत में काली ज्वाला संगठन के संपर्क में आता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस व्यूह रचना के उद्देश्य और उत्पत्ति को जानता था। उसने तलवार हाथ में कस ली। उसकी आवाज बेकाबू क्रोध से भरी हुई थी और दौड़ते हुए बोला, जानवरों का झुंड। इस व्यूह रचना की सीमा में कम से कम लाखों जीव हैं। उनका इरादा इन निर्दोष लोगों के साथ हमें भी नाइट किंग के लिए बलि चढ़ाने का होगा। जियाओ वांग, तुम सब बेहोश हुए कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों को कसकर उठाओ। हम पहले दूसरे संप्रदायों से मिलेंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वरिष्ठ भाई के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। उसने जल्दी से अपने सभी साथियों को रोका और चिल्लाया, सब रुक जाओ। अगले ही पल, फुसफुसाहट, धमाका, एक काली नुकीली तलवार अचानक सबके सामने कुछ मीटर दूर जमीन में धंस गई। उसके तुरंत बाद अंधेरे से एक भयावह आवाज गूंजी, हे 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जैसा कि तियानजियान संप्रदाय के वरिष्ठ भाई लियू जियानिक्सिंग से अपेक्षित था, आपकी धारणा सचमुच उत्कृष्ट है। जैसे ही आवाज धीमी हुई, मोतियानयुन की आकृति परछाई से उभरी। उसने जमीन से तलवार उठाए। रक्तपिपासा से भरी उसकी आंखें लियू जियानिक्सिंग और अन्य लोगों को घूर रही थीं। हे टिल्ड, आप सभी गर्म खून वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं, मेरी साधना के लिए पोषण के रूप में बिल्कुल उपयुक्त। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मोतियानयुन। इस व्यक्ति को देखते ही लियू जियानिक्सिंग के चेहरे के भाव अविश्वसनीय रूप से कुरूप हो गए। उसने अपनी तलवार अपने सामने क्षैतिज रूप से रखी और दांत पीसते हुए कोसते हुए कहा, तो भूदाशाओं का विश्लेषण बिल्कुल सच था। तुम्हारा तियानमो संप्रदाय सचमुच उस खंजर से मोहित हो गया था। अन्य शिष्यों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं। उनकी आंखें मोतियानयुन की ओर देखते हुए सतर्क थीं। वरिष्ठ भाई, वह तो बस एक व्यक्ति है। चलो। मोतियानयुन ये सुनकर हंसा, क्या होगा अगर विश्लेषण सही निकला? आज तुम सब यहीं मर जाओगे। इसके साथ ही धमाका। उसने अपने पैरों से जोर से धक्का दिया। उसका शरीर एक तीखे तीर की तरह लियू जियानिक्सिंग की ओर दौड़ा। सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ। जिनके पास संचार उपकरण हैं, वे तुरंत सहायता के लिए पुकारें। लियू जियानिक्सिंग की आंखें सिकुड़ गईं।
अपनी सच्ची क्यूई प्रसारित करते हुए वह अपने साथियों पर भी गरजा। फुसफुसाहट, सिजल सिजल सिजल। मोतियानयुन का तीखा ब्लेड और लियू जियानिक्सिंग टकरा गए। लियू जियानिक्सिंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मोतियानयुन की ताकत पहले उसके बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी और भी शक्तिशाली हो गया था। वह वास्तव में दुष्ट कलाओं का अभ्यास कर रहा था। तुम माफ करने लायक नहीं हो। लियू जियानिक्सिंग दहाड़ा। उसके पूरे शरीर से तलवार की मंशा की सच्ची क्यूई निकल रही थी। तलवार की मंशा। वरिष्ठ भाई लियू ने सचमुच तलवार की मंशा समझ ली है। मोतियानयुन अब निश्चित रूप से मर चुका है। जाओ वरिष्ठ भाई, सभी ने उसका उत्साहवर्धन किया। मोतियानयुन को इस दबंग तलवार की मंशा ने पीछे धकेल दिया। उसने लियू जियानिक्सिंग की ओर देखा और अपने होंठ चाटे। हे टिल्डे, यही तो शिकार को दिलचस्प बनाता है। लियू जियानिक्सिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में चमक थी। उसने ठंडी सांस ली, लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई, जिसके साथ तलवार की मंशा की क्यूई भी उभर रही थी। दुष्ट विधर्मियों, क्या तुम हमें हराने के लायक हो? सभी कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहनें, मेरे पीछे आओ। राक्षसों का वध करो और बुराई का नाश करो। हाँ, डॉट 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 डॉट। दूसरी गली में, हाँ हाँ, एक खून से लथपथ संप्रदाय का अनुयायी हांफता हुआ, दीवार से टिका हुआ, आंखों में भय से भरा हुआ भागा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से छिप रहा हो। सब मर गए, सब मर गए। क्या वे दोनों बच्चे राक्षस हैं? वह आदमी मन ही मन बुदबुदाया। अभी कुछ मिनट पहले पहरेदारी में लंबी रातों की नींद हराम करने के कारण उनके संप्रदाय के सभी लोग मानसिक रूप से थक चुके थे। उनमें से आधे से ज्यादा लोग अचानक आंखें बंद करके सो गए, जिनमें वह भी शामिल था। वह भी नींद में सो गया था, लेकिन अचानक खून की गंध और चीखों से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोलीं और होश में आया तो उसने देखा कि उसके अलावा बाकी सभी लोग अचानक प्रकट हुए दो छोटे काले वस्त्रधारी आकृतियों द्वारा मारे गए थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और लाशों के बीच छिपकर मृत होने का नाटक करने लगा। उन दो काले वस्त्रधारी आकृतियों के चले जाने के बाद उसने संचार उपकरण हाथ में थाम लिया और मदद के लिए पुकारा। उसे इस दिशा में बढ़ने का संदेश मिला। जब उसने गली के कोने पर रोशनी देखी तो उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। जल्द ही लगभग पहुंच गया। जब तक मैं उस जगह पहुंचता हूं। उसने प्रत्याशा के साथ अपनी चाल तेज कर दी। गली के कोने की ओर दौड़ते हुए, लगभग दहाड़ते हुए चिल्लाया, बचत जल्दी। रात्रि संगठन। वे, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे स्ट्रीट लाइटें अनियमित रूप से टिमटिमाने लगीं। उफ, जैसे ब्लेड की रोशनी की एक रेखा खूनी रात को चीरती हुई निकली। फुफ, बोलने वाले आदमी का सिर हवा में उड़ गया। खून पूरी दीवार और जमीन पर फैल गया। धम्म, आदमी का सिर अभी भी उत्तेजित भाव के साथ जमीन पर लुढ़क गया, जबकि उसका आधा शरीर जमीन पर गिर गया। खड़खड़ाहट, खून से सना दाहिना जूता आदमी के सिर के सामने आया, उठा और फिर जोर से नीचे गिरा। उफ, सिर पूरी तरह से असह्य था। तभी बूट के मालिक डेमन क्लॉ ने अपने पीछे सिर झुकाए कांपती दो छोटी आकृतियों को ठंडेपन से देखा और ठंडे स्वर में कहा, शीतो शियाओ बाई, तुम्हें घास काटना और जड़ें निकालना याद रखना होगा। वयस्क के मारक हथियार होने के नाते तुम्हें बस दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात, वयस्क के प्रति वफादारी। दूसरी बात, सुनिश्चित करना कि सभी निशाने पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। वयस्क के लिए अनावश्यक परेशानी न छोड़ें। अगली बार ऐसा नहीं हो सकता, समझे? भूत का मुखौटा पहने शीतो और शियाओ बाई ने अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी आवाज कांपती हुई थी। माफ करना डेमन क्लॉ वयस्क, माफ करना। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शियाओ बाई बहुत ज्यादा बहक गया था। ये सुनकर डेमन क्लॉ ने बस हल्के से सिर हिलाया। बस याद रखना, ये तुम्हारा पहला मिशन है और वयस्क ने ही तुम दोनों को इसमें शामिल होने के लिए खास तौर पर नियुक्त किया था। वयस्क को निराश मत करना। ये कहते हुए डेमन क्लॉ ने अपना हाथ बढ़ाया। फुशिश, घने जटिल धागे उसकी बाह में लिपटे हुए थे, जो सीधे एक काली तलवार में बदल गए। उसने धीरे से कहा, आखिरकार हम सभी में उस वयस्क द्वारा दी गई शक्ति होती है। तुम खास हो और असीम रूप से शक्तिशाली बनने की क्षमता रखते हो। जब शीतो और शियाओ बाई ने सुना कि चंदू ने उन दोनों को इस युद्ध में भाग लेने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है, तो उनके दिल इतने उत्साहित हो गए कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, दानव पंजा वयस्क, हम उस वयस्क को निराश नहीं करेंगे। शियाओ बाई, वहां बदमाशों का एक और समूह है, चलो उन्हें खत्म करते हैं। ठीक है बड़े भाई। इसके साथ ही फुश फुश, दोनों छोटे बच्चे जल्दी से उस दिशा की ओर दौड़े जो ज्यादा दूर नहीं थी। दानव पंजा चुपचाप ये दृश्य देखता रहा और फिर चंदू को संदेश प्रेषित कर दिया। संदेश प्रेषित होने के कुछ ही देर बाद एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे पता था कि मुझे एक बुरी बदबू आ रही है, तो ये यहाँ है। ये सुनते ही दानव पंजा ने अपना मुखौटा पहने हुए ऊपर देखा। उसने देखा
एक बूढ़ा आदमी जो अमर सा दिख रहा था, हाथ पीठ के पीछे रखे दूर से चला आ रहा था। उसकी आवाज ऊंची थी और उसकी आंखें दानव पंजा के प्रति तिरस्कार से भरी थीं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ पर्वत का गुओ त्यानयुन था। युद्ध बैठक में उपस्थित केवल 3 ग्रैंड मास्टरों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अपने आप में गौरवान्वित था। जैसा कि कहावत है, भयंकर जानवर हमेशा अकेले चलते हैं, केवल मवेशी और भेड़ ही झुंड बनाते हैं। इसलिए गुओ त्यानयुन ने गर्मी के लिए एक साथ समूह बनाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय जैसे ही समूह दिखाई दिया, उसने तुरंत कई क्यूई संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया। बार बार पुष्टि करने के बाद उसने सबसे मजबूत को चुना, जो दानव पंजा था। भिनभिनाना बादलों की तरह चिकनी और मुलायम सच्ची ची ने गुओ त्यानयुन के पूरे शरीर को ढंक लिया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और बाल धीरे धीरे हवा के साथ ऊपर उठने लगे। गुओ त्यानयुन की नज़र मशाल की तरह तेज दानव पंजे पर टिकी हुई थी। अपने हाथ पीठ के पीछे करके वह इत्मीनान से प्रतिद्वंद्वी की ओर 1 कदम फिर 2 कदम बढ़ा। मान लो इस व्यूह के पीछे तुम ही हो, है ना? हे, ये छोटे बदमाशों का झुंड, अगर तुम अपने अंत खुद काट दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। आखिरकार हमें अभी भी तुम्हारे मुंह से नाइट किंग के बारे में जानकारी हासिल करनी है। बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने वाला दानव पंजा किसी अनजान जगह पर गायब हो गया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसकी नज़र और भी नीचे जा रही है। अगले ही पल धमाका, फुश फुश फुश, सिर के बल खून जमीन पर बिखर गया। गुओ त्यानयुन का सिर अभी भी स्तब्ध भाव लिए जमीन पर लुढ़क गया। दानव पंजा किसी अज्ञात समय पर प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच गया था और उसके दाहिने हाथ पर पंजे की कोशिकाओं से बनी काली और लाल तलवार अभी भी ताज़ा खून से सनी हुई थी। उसने उसे धीरे से झटका, छप, खून उड़ गया। दानव पंजा ने जमीन पर पड़े शरीर के दोनों हिस्सों पर नजर डाली। वह ठंडे स्वर में बोला, बेकार कूड़ा, तुम हमारे वयस्क से मिलने के लायक नहीं हो। ये सही है, पंजे का उन्नयन हर नियंत्रित व्यक्ति की ऊपरी सीमा को बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में, दानव पंजा गु परिवार का एक मृत सैनिक, जिसे बहुत पहले चंदू प्राप्त हुआ था, की कृपा से समय बीतने के साथ अपनी कोशिकाओं के परिवर्तन, क्लॉ के उन्नयन और अपनी स्वयं की साधना के साथ वह पहले ही प्रारंभिक चरण के ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में पहुंच चुका था। और ताकत के मामले में वह कोई साधारण ग्रैंडमास्टर नहीं था। क्लॉ कोशिकाएं भयानक रूप से शक्तिशाली होती हैं। चूंकि उन्होंने बहुत देर से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं, शहर के विभिन्न संप्रदायों के मार्शल कलाकार पहले ही थक चुके थे। हालांकि स्वप्न दुस्वप्न बलिदान व्यूह के प्रकट होने पर उनके पास अपने थके हुए शरीरों को एक बार फिर छाया में छिपे दुश्मनों से लड़ने के लिए घसीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी अधिकांश मार्शल कलाकारों ने इन रात्रि संगठन के सदस्यों की शक्ति को कम करके आंका, जो खंजर से मोहित थे। मुझे बचा लो एल्डर, एक कुलीन परिवार का वंशज जमीन पर रोया। उसके चेहरे पर नाक और आंसू बह रहे थे। उसने दूर खड़े एल्डर की ओर हाथ बढ़ाया, जिसकी आंखें सदमे और दुख से भरी थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। उसके पीछे क्लॉ द्वारा गढ़े गए तियानमो संप्रदाय के सदस्य पास आ रहे थे। उनकी आंखें पाश्विक क्रूरता से चमक रही थीं और ग्रैंड व्यूह के प्रकट होते ही इन पागलों ने विभिन्न संप्रदायों के मार्शल कलाकारों पर चौतरफा हमला बोल दिया। तूफानी रात में हर संप्रदाय के हर मार्शल कलाकार के लिए यह एक दुस्वप्न बन गई। तलवार की रोशनी चमकते ही विनती करने वाला वंशज मारा गया। परिवार का मुखिया बहुत दुखी हुआ और उसने तियानमो संप्रदाय के मुखिया पर गरज कर कहा, मोयान, तुम इंसान नहीं हो। तुम सचमुच इतने गिर गए हो कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ सांठगांठ कर रहे हो। मोयान वास्तव में मोलाओ था, त्यानयुन का दाव रक्षक। उस क्षण ये सुनकर उसने ठंडी सांस ली। ये दुनिया स्वाभाविक रूप से एक ऐसी दुनिया है जहां बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं। केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं। बूढ़े केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं। साधारण साधना अब हमारी साधना को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। केवल उस वयस्क की शक्ति हमें फिर से सफलता प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है, जीवनकाल प्राप्त करने के लिए। और तुम सब उस वयस्क के लिए पोषण बनोगे और हमारे लिए मजबूत बनने के लिए कदम भी बनोगे। मोयान के बोलने के बाद उसका चेहरा एक क्रूर भाव में बदल गया और वह परिवार के बुजुर्ग की ओर बढ़ा। भाड़ में जाओ, अगले जन्म में सही पक्ष चुनना याद रखना। परिवार का बुजुर्ग हताश था। उसने बहुत पहले ही अपनी शारीरिक शक्ति और साधना समाप्त कर ली थी, अन्यथा वह अपने ही युवा स्वामी को बिना कुछ किए नष्ट होते नहीं देख पाता। हालांकि अगले ही पल, हम दुष्ट पथ राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? एक ठंडी खर्राट सुनाई दी और फिर एक आकृति परिवार के बुजुर्ग के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और घूंसे मारे आने वाले मोयान पर। धमाक, दोनों मुट्ठियां टकराईं, जिससे एक जबरदस्त ऊर्जा उतार चढ़ाव पैदा हुआ। चट चट, कंपन से जमीन फटने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच मकड़ी के जाले जैसा पैटर्न बन गया। आसमान धूल से भर गया।
मोयान ने दर्द से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर लौट रहा था। फिर वह धूल में दहाड़ा, ये कौन है? परिवार का बुजुर्ग भी जानना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर उठाया। उसने देखा, उसके सामने खड़ा था गाओ लाओ और बू परिवार के युवा मास्टर। तुम लोग? परिवार का बुजुर्ग सुखद आश्चर्य से चिल्लाया। ये सही है, परिवार के बुजुर्ग के सामने खड़े लोग वास्तव में चंदू और ओल्ड गांव के क्लॉपोसल्स क्लोन थे। चेतना निश्चित रूप से चंदू की थी। ये समझा जा सकता था कि चंदू बहुत दूर अपने और ओल्ड गांव के कठपुतली शरीर को क्लॉ के माध्यम से एक माध्यम के रूप में नियंत्रित करता था। अगले ही पल चंदू ने परिवार के बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया, लेकिन दुर्भाग्य से जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर चंदू के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से गुस्सा और पछतावा भरा था। काश हम थोड़ा पहले आ जाते। परिवार के बुजुर्ग ने जल्दी से धन्यवाद में अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, गू परिवार के युवा मास्टर, आपको खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मैं जियांग परिवार का बुजुर्ग जियांगी की हूँ। अब सबसे ज़रूरी काम तियानमो संप्रदाय के मोयान से मिलकर निपटना है, जिसने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलीभगत की है। चंदू अभी भी सतह पर आत्मदोष का दिखावा कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ होती जा रही थीं। फिर उसने उदास चेहरे वाले मोयान की ओर देखा और दहाड़ा, दुष्ट पद दानव, तुम मरने के लायक हो। बूढ़े गांव, इस दुष्ट पद को मार डालो। हाँ युवा स्वामी। कठपुतली बूढ़े गांव ने भी अपने गुस्से को मुश्किल से दबाने का नाटक किया। बाद वाला भी उत्तेजित लग रहा था और उसके पूरे शरीर से शैतानी क्यों फूट पड़ी। मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम दोनों के साथ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो मुझे अपनी साधना सुधारने के लिए कुछ शक्ति भी मिल सकती है। धमाका। बूढ़े गांव और मोयान आपस में टकरा गए। थोड़े से मुक्कों के आदान प्रदान के बाद कठपुतली बूढ़े गांव ने सदमे का नाटक किया और कहा, तुम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हो। तुम सच में दुष्ट कलाओं की साधना कर रहे हो। जियांग परिवार के एल्डर जियांग ये की भी ये सुनकर घबरा कर चिल्लाए, गाओ लाओ। तियानमो संप्रदाय वास्तव में रात्रि संगठन से संबंधित है। वे साधना करने वाली आत्माएं हैं। ये भी संभव है कि रात्रि राजा ने उन्हें सीधे शक्ति प्रदान की हो। गाओ लाओ, इसे जल्दी से खत्म करो। हम प्रतिद्वंद्वी को फिर से शक्तिशाली नहीं बनने दे सकते। ठीक है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही ओल्ड गांव ने मोयान के साथ उलझना जारी रखा। इस बीच इस स्थान से दूर एक और सबसे ऊंची इमारत में असली शरीर नाइट किंग लिमिटेड एडिशन चंदू कठपुतली चंदू और कठपुतली ओल्ड गांव को संचालित करने के लिए क्लॉ का उपयोग कर रहा था। हे टिल्डर कठपुतलियों को नियंत्रित करना वाकई दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि वेस्ट कंट्री में मार्शल आर्टिस्ट शाखा के रूप में कठपुतली मास्टर है। चंदू ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, हाँ ओल्ड गांव, हम आपके कठपुतली क्लोन के साथ मिलकर क्यों न खेलें? बिना घायल हुए आगे पीछे लड़ना वाकई मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह ... नहीं यंग लॉर्ड, और हमें कब कार्रवाई करनी होगी? ये सुनकर चंदू ने ओल्ड गांव की ओर देखा, एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट करते हुए, रुको जब तक नायक की शक्ति का विस्फोट न हो जाए। एक और नया शब्द। ओल्ड गांव चुप हो गया। इस क्षण चंदू को कुछ आभास हुआ, इसलिए उसने अचानक नीचे इमारत की ओर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। क्या यह एक भ्रम था? चंदू हंसा और मजाक करते हुए सिर हिलाया। उसे कैसे लग सकता है कि किंग क्यू अभी उसे देख रही होगी? उसे तो घर पर गहरी नींद में सोना चाहिए था। लेकिन चंदू को क्या पता था, इमारत के निचले हिस्से में जहां वह बैठा था, परछाई से एक ठंडी आकृति धीरे धीरे उभरी। उसने इमारत में एक ऐसे व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे लगभग पहचान ही लिया था। उसकी आंखों में उदासीनता का एक भाव दिखाई दिया, भिनभिनाहट। उसकी नंगी हथेली से एक खंजर निकला। उसने उसे थाम लिया और खंजर से काली क्यूई का एक विस्फोट निकला। एक पल ध्यान से सोचने के बाद जियाओ लिंग ने अपने मन में चल रहे विचार को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने खुद से बुदबुदाया, नहीं, हालांकि अभी हृदय का रक्त लेने से दूसरे में पर लगी मुहर हट सकती है, लेकिन कड़ाही अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। अगर मैं अपनी धारणा को लगातार उस महत्वपूर्ण बिंदु तक बढ़ाऊं और फिर मुहर उठाऊं तो मैं और दूसरा मैं दोनों और भी मजबूत हो जाएंगे। कड़ाही अभी भी नहीं मर सकती। ये सोचकर जियाओ लिंग ने खंजर निकाल लिया और उसकी साफ ठंडी आंखों में चिंतन की झलक दिखाई दी। जब दूसरा मैं दिन में जागता रहता है तो मेरे पास शरीर को व्यस्त रखने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जब वह सो जाती है तो मैं बाहर आ सकता हूँ। मैं पहले बाहर नहीं आता था क्योंकि दूसरा मैं दिन में मुश्किल से सोता था, 24 घंटे पढ़ाई और स्तर बढ़ाने में बिताता था। लेकिन अब दूसरे मैं की नींद का समय बढ़ता जा रहा है, सोने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है, दक्षता बहुत कम हो गई है। मेरे पास आधुनिक जानकारी को व्यक्तिगत रूप से देखने, ज्ञान का अध्ययन करने और दुनिया को समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा दिन में तो कड़ाही दूसरे मैं के साथ साधना कर सकती है, लेकिन रात के घंटे भी बर्बाद नहीं किए जा सकते।
मुझे हैरानी इस बात की थी कि नकली रात्रि संगठन असल में इसी कड़ाही ने बनाया था। अगर दूसरे मैं को पता चल गया तो शायद दोनों के रिश्ते पर असर पड़ेगा। इस तरह मैं कड़ाही को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता। खैर, एक बार जब वह कड़ाही को पूरी तरह से खाली कर देगी तो यह मामला पूरी तरह से उजागर हो सकता है। तब दूसरे पक्ष का दिल जीतने में देर नहीं लगेगी। दूसरे में मेरा इरादा प्रकट होने का नहीं था, लेकिन रात के घंटे खाली होने के कारण बहुत बर्बाद हो रहे हैं। बेहतर है कि मुझे ही काम संभालने दिया जाए और मैं कुछ ज़्यादा सार्थक और कुशल काम करूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने दूसरे में के रोमांस के लगभग सभी सबक सीख लिए हैं और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है। अब कार्रवाई करने का समय है, बस सही समय का इंतजार है। जियाओ लेन की आंखों में एक अजीबोगरीब अर्थ उभर आया। उसकी आकृति भी एक काले प्रेत में बदल गई और उस स्थान से गायब हो गई। सैकड़ों राउंड की लड़ाई के बाद गाओ लाओ के घूंसे से मोयान जमीन पर गिर पड़ा। गाओ लाओ ने अपनी छाती पकड़ ली, मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें उगल दी और भयंकर गरज के साथ बोला, गू परिवार का गाओ लाओ वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। इस बार मैं मोयान कौशल में कमतर हूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? जब मैं अपने साथियों से मिलूंगा तो तुम्हारे विशाल दल के सभी लोग मर जाएंगे। चंदू और बाकी लोगों के सामने बोलते ही मोयान की शैतानी क्यों उभर आए और पल भर में वह सबकी आंखों के सामने बिना किसी निशान के गायब हो गया। गाओ लाओ निराश होकर तुरंत रुक गया। छी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक और साधना तकनीक चाल होगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने चंदू से माफी मांगी। माफ करना युवा स्वामी, वह बच गया। चंदू ने सिर हिलाया, मुट्ठियां भींची, गहरी सांस ली और गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वे खंजर से मोहित हो गए थे, इसलिए उन्हें उससे कुछ शक्ति भी मिली होगी। इस समय हमारे पास बहुत कम जानकारी है, इसलिए ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है। सबसे जरूरी मामला। चंदू ने जियांग परिवार के एल्डर जियांग येकी की ओर देखा, जो कमजोर दिख रहे थे। एल्डर जियांग, हमें जल्द से जल्द हर संप्रदाय के सदस्य की सही स्थिति की पुष्टि करनी होगी, और हताहतों की संख्या भी। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। जियांग येकी ने सिर हिलाया और कमजोरी से अपने हाथों को प्याले में बांधते हुए कहा, गू दा शाओ, दरअसल जब हम भाग रहे थे तो हमें पूर्व में तियानजियान संप्रदाय से एक संकट संकेत मिल चुका था। कहा जाता है कि उनका सामना तियानमो संप्रदाय के लोगों से भी हुआ था। मुझे लगता है कि हम जल्दी पहुंच सकते हैं। चंदू ने सिर हिलाया, ठीक है, तो चलिए पूर्व की ओर चलते हैं। और आपके कुलीन शिष्यों के शव। जियांग येकी ने एक कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया। यहाँ आने वाला हर कोई मानसिक रूप से तैयार था। ये सब खत्म होने के बाद ये बूढ़ा व्यक्ति युवा स्वामी और अन्य लोगों के शवों को ठीक से संभालेगा और परिवार प्रमुख को समझाएगा। चंदू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अतुलनीय रूप से दुख था। ऐसा लग रहा था कि वह खंजर से मोहित होने के लिए तियानमो संप्रदाय की निंदा कर रहा था। जियांग येकी ने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, बिना किसी और बात के, गू दा शाओ, गाओ लाओ, चलो जल्दी करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ, उफ, दो आकृतियां सड़क पर चल रही थीं। उनमें से एक लंबे व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और काले वस्त्र पहने एक वस्तु को छेद दिया जो उनकी ओर तेजी से आ रही थी। काले वस्त्रधारी वस्तु चीखने के बाद काले धुएं में बदल गई और दुनिया में विलीन हो गई। बेलियन, जो उस लंबी आकृति के साथ चल रहा था, शिकायत करता हुआ बोला, टिल्ड कितना ओबाउ टिल्ड। इन अस्तित्वों का रात से कोई लेना देना जरूर नहीं है ना? मुझे आश्चर्य है कि रात का रूप धारण करने वाला वह अस्तित्व हमारे रात्रि राजा से कभी मिला भी होगा या नहीं। क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे स्वामी इन कीड़ों जैसे अस्तित्वों की ओर देखते भी नहीं, है ना? इन्हें रात नाम देना वाकई बेतुका है। मुरोंगसी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। फिर वह अचानक रुक गया और आगे देखने लगा। बेलियन भी रुक गया और उस दिशा में देखने लगा। क्या हुआ? बस देखने के लिए। एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। कछुए दादा, हम इस पर सहमत नहीं हुए थे। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, डैंग फैंग चिल्लाया। पीछे से 3 काले वस्त्रधारी लोग उसका पीछा कर रहे थे। बेलियन की आंखें फड़की और उसने मुरोंगसी से नजरें मिलाईं। क्या ये वो नहीं है? मुरोंगसी ने सिर हिलाया, फिर एक पल सोचा और हमलावर रुख अख्तियार किया। बिल्कुल सही, इन्हें मार डालो और मिशन पूरा करो। अरे रुको रुको रुको, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम वो मिशन भूल गए जो मास्टर ने हमें दिया था? क्या मास्टर ने मार्शल आर्टिस्ट विभाग की अस्थायी मदद करने के लिए नहीं कहा था? बेलियन ने झट से दूसरे पक्ष को अपनी ओर खींच लिया। निराशा भरे लहजे में कहा, जाओ उस डेंग फैंग को बचाओ। जुवानवू गेट के उत्तराधिकारी और एक भाग्यशाली व्यक्ति होने के नाते अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वह हमें मार्शल आर्टिस्ट विभाग में घुसपैठ करने की इजाज़त दे सकता है। मुरोंगसी। दूसरी तरफ डेंग फैंग कछुए दादाजी से बहस कर रहे थे।
दादाजी डेंग फैंग के सिर पर बैठे थे, थोड़े अजीब से लग रहे थे। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था कि तुमने अभी तक प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा है। अभी इस युद्धभूमि में उतरने के लिए बहुत जल्दी है। डेंग फैंग की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं एक भाग्यवान और निडर व्यक्ति हूँ? कछुआ दादा, मैं कब से साधना कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि मैं प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली हूँ। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली बन सकता हूँ। तो अब हम क्या करें? जल्दी से मुझे कुछ शक्ति उधार दो। कछुआ दादा ने बेबसी से आह भरी। नहीं, मेरे पास शक्ति तो है, लेकिन तुम उसे उधार लेने की शर्तें पूरी नहीं करते। कौन सी शर्तें? शर्तें हैं ज़ियाओ फेंगजी, देखो ज़ियाओ फेंगजी आखिर है क्या? डेंग फैंग ने शिकायत करने की अपनी इच्छा दबाए और दूर तक देखा। उसने एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। फुसफुसाहट। दूसरा पक्ष बहुत तेज था, बस एक सांस में उसे पार करके उसके पीछे आ पहुंचा। धमाका। उसके कानों में बस एक दहाड़ सुनाई दी और डेंग फैंग अब पहले वाली हत्या की मंशा को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह आश्चर्य से रुक गया और अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि उसे बचाने आए आकृति ने उसके सभी पीछा करने वालों का सफाया कर दिया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना शक्तिशाली! डेंग फैंग चौंक गया। कछुआ दादा ने भी प्रशंसा की। इतना शक्तिशाली! इस व्यक्ति की साधना कम से कम जन्मजात स्तर पर तो है। कम से कम। कछुआ दादा, आप लोगों की ताकत को नहीं देख सकते। कोई विकल्प नहीं। उस घटना ने मेरी जुवानवु क्यू को बहुत अधिक नष्ट कर दिया था। मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। और तभी डेंग फैंग के पीछे से अचानक एक सिसकती हुई आवाज आई, भाई डेंग फैंग। इस जानी पहचानी आवाज ने तुरंत डेंग फैंग के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह जल्दी से देखने के लिए मुड़ा। केवल देखने के लिए। लाल आंखों वाली बेलियन दौड़ी और खुद को डेंग फैंग की बाहों में फेंक दिया। वह उत्साहित भी था और शर्मिंदा भी। अपनी बाहों में एक हसीना को लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ पैर कहाँ रखे। लियान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें कोई खतरा हुआ? डेंग फैंग ने अपने दिल में हैरानी दबाए और मुंह में पानी भरकर पूछा। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह उसके पास भागा था। हे, बेवकूफ, जैसी उम्मीद थी उसने पूछ ही लिया। बाइलियन ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, जबकि ऊपर से वह सिसक रही थी, लियान घर पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक काले कपड़े पहने कुछ लोगों का एक समूह मेरे घर में घुस आया और मुझे जगा दिया। मेरे माता पिता मारे गए। लियान बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भाग गया, लेकिन काले कपड़े पहने लोगों का वह समूह मेरा पीछा करता रहा। बाद में बाइलियन ने मुरोंगसी को, जो पास आ रहा था, आंख मारी, फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। बाद में इस दयालु चाचा ने लियान को बचा लिया। भाई डेंग फैंग, लियान का कोई परिवार नहीं बचा। लियान के पास सिर्फ तुम ही बचे हो। भाई डेंग फैंग। बाइलियन की बातें सुनकर डेंग फैंग के दिल में जिम्मेदारी का एहसास तुरंत उमड़ आया। उसने गहरी सांस ली, बाइलियन को गले लगाया और जोरदार आवाज में कहा, लियान, चिंता मत करो। अब से मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। शुक्रिया भाई डेंग फैंग, बाइलियन ने भावुक भाव से कहा। बाद में डेंग फैंग ने बाइलियन को छोड़ दिया और मुरोंगसी को धन्यवाद दिया। शुक्रिया बड़े भाई, आपने न सिर्फ मेरी प्रेमिका को बचाया बल्कि मुझे भी बचाया। आप हमारे उपकारक हैं। मुरोंगसी ने अपनी पीठ के पीछे छिपे हड्डी के स्पा को वापस खींच लिया और बाइलियन की धमकी भरी निगाहों के नीचे उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि कछुआ दादा बहुत संतुष्ट था। ज़ियाओ फेंगजी, तुम सचमुच मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा दयालुता का बदला चुकाने का हृदय स्वभाव अच्छा है। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें उसका बदला जरूर चुकाना होगा। डेंग फैंग ने मन ही मन उत्तर दिया, ठीक है कछुआ दादा। उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर सिर्फ वही कछुआ दादा को देख सकता है, जिससे उसे और भी ज्यादा एहसास हुआ कि वह किसी उपन्यास का भाग्यवान व्यक्ति, नायक है। अगर आपको यकीन न हो तो देखिए, उसे खूबसूरती मिल रही है और साथ ही नाजुक पलों में नए साथी भी मिल रहे हैं, जिससे खतरा सुरक्षा में बदल रहा है। ये नायक जैसा व्यवहार नहीं तो और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। डेंग फैंग ने बाइलियन की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मुझे बाइलियन की रक्षा करनी ही होगी। शेन फैमिली फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर सीईओ के दफ्तर में मंद रोशनी में थकी हुई सी दिख रही शेन वानर एक प्रस्ताव लिख रही थी। कुछ समय पहले उसने अपनी कंपनी को दिवालिया होने के कगार से उबारने के लिए ज़ियाओ लिन द्वारा दिए गए नुस्खे पर भरोसा किया था। उस नुस्खे के चमत्कारी प्रभाव के कारण वह कुछ नए साझेदारों को आकर्षित करने में कामयाब रही। इसके अलावा ज़ियाओ लिन की मदद से उसे पश्चिमी देशों की कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों से भी परिचय हुआ। समय के साथ उसकी कंपनी निश्चित रूप से वैश्विक हो जाएगी। इतनी देर हो चुकी है। प्रस्ताव पूरा करने के बाद शेन वानर ने अंगड़ाई ली। उसने समय देखा और रात के 10 बज चुके थे।
हालांकि उसने जियाउलिन से कहा था कि वह शायद आज रात कंपनी में ही सोएगी, फिर भी 10 बजना अभी भी जल्दी था। प्रस्ताव की प्रगति उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। वापस जाने में कोई हर्ज नहीं, ये सोचते हुए शेन वानर ने अपना कंप्यूटर बंद किया और उठ खड़ी हुई। लेकिन अचानक क्लिक टिल्ड, दफ्तर का दरवाजा धीरे से खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। शेन वानर दंग रह गई। उसे इस समय वहां किसी के होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने सहज ही उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उसी क्षण उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे घबराहट में बदल गया। उसने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को अंदर आते देखा। रोशनी में शेन वानर साफ देख सकती थी कि दूसरे व्यक्ति के हाथ में खून से सना एक काला और लाल कृपाण था। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम कौन हो? शेन वानर घबराकर चिल्लाए और तुरंत घबराहट में चिल्लाए। काले वस्त्र वाला व्यक्ति एक शैतानी हंसी हंसते हुए चला गया। हे टिल्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक जन्मजात शुद्ध यिन शरीर होगा। मुझे क्या खजाना मिल गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे जैसे उत्तम कड़ाही को मरने नहीं दूंगा। शेन वानर को समझ नहीं आया कि जन्मजात शुद्ध यिन शरीर क्या होता है। वह बस इतना जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। और पास मत आना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। सुरक्षा, सुरक्षा कहाँ है? शेन वानर चीखा और पीछे हट गया। काले वस्त्र वाले व्यक्ति को करीब आते देख शेन वानर ने तुरंत मेज से चीजें उठाईं और उन पर बेतहाशा फेंक दी। फुश फुश फुश। हालांकि ये सब व्यर्थ था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने लापरवाही से अपनी लंबी कृपाण से फेंकी हुई चीजों को चीरते हुए मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, विरोध मत करो, यहाँ तुम्हारे अलावा सभी ने बहुत पहले ही हिलने डुलने की क्षमता खो दी है। वे सब बाद में मर जाएंगे, लेकिन तुम ज्यादा भाग्यशाली हो। आखिरकार तुम्हारा शरीर एक जन्मजात शुद्ध यिन शरीर है, जो द्विसाधना और कड़ाही बनने के लिए सबसे उपयुक्त शरीर है। शेन वानर कोने में पीछे हट गई थी और काले वस्त्र वाला व्यक्ति भी उसके आगे आगे चल रहा था। हालांकि वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, फिर भी वह उस व्यक्ति से निकलती दुष्ट क्यूई की लहरों को महसूस कर सकती थी। ठीक है, अब तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ आओगी। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने एक भयावह हंसी हंसी, फिर शेन वानर की ओर बढ़ा। उसका शरीर डर से कांपने लगा और वह निराशा में कोने से टिक गई। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मैं ऐसी स्थिति में क्यों हूं? अगले ही पल धमाका, उसे मत छुओ। कांच टूटने की आवाज के साथ कमरे में हत्या के इरादे से भरी एक दहाड़ गूंज उठी। यह आवाज सुनते ही शेन वानर की निराशा भरी आंखें चमक उठीं और उसने खिड़की की ओर देखा। एक ऐसी आकृति जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वहां प्रकट हुई। ये था जियाओलिन। शेन वानर उत्साह से चिल्लाए, ये वही था। वह अब ये सोचना नहीं चाहती थी कि जियाओलिन अचानक दर्जनों मंजिलों की ऊंचाई से खिड़की कैसे तोड़ सकता है। वह केवल इतना जानती थी कि इस समय केवल जियाओलिन ही उसे बचा सकता था। इसलिए वह तुरंत चिल्लाई, जियाओलिन, मुझे बचाओ। ऐसा लगा कि शेन वानर की मदद के लिए पुकार सुनकर जियाओलिन का रक्त प्रवाह बढ़ गया और अगले ही पल दहाड़, जियाओलिन के हाथ से एक सुनहरा ड्रैगन अचानक काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर दहाड़ा। ये हरकत देखकर काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सहज रूप से रोक दिया, लेकिन सिजल सिजल सिजल, शक्तिशाली बल ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति को बिना किसी जवाबी कार्रवाई के दूर उड़ा दिया और वह जोर से दीवार से टकरा गया। उफ़ाह! काले वस्त्र वाले व्यक्ति को खून की खांसी हुई। उसका निचला शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मानो शेन वानर को डर था कि कहीं वह उसे सुन न ले। उसने कमजोरी और चौंकते हुए जियाओलिन पर दहाड़ते हुए कहा, क्या यह असल में ड्रैगन किंग पैलेस की साधना तकनीक है? तुम ड्रैगन किंग पैलेस के युवा स्वामी हो, जियाओलिन? हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से जियांगहाई में ऐसा कोई व्यक्ति होगा। मैं हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, वह स्वामी तुम सबको जरूर मार डालेगा। वह सहज शुद्ध यिन शरीर वाली स्त्री निश्चित रूप से सबकी चाहत की वस्तु बन जाएगी। जियाओलिन, तुम भी। उसके सहज शुद्ध यिन शरीर के टूटने से पहले तुम्हारे लिए उसकी हमेशा रक्षा करना असंभव है। महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। शेन वानर का दिमाग इस समय तेजी से घूम रहा था। आखिर हुआ क्या? सुनहरा ड्रैगन, यही असली दुनिया है ना? क्या हो रहा है? उसने जियाओलिन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, जियाओलिन, आखिर क्या हो रहा है? ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति कौन है? तुम कौन हो? उस सुनहरे ड्रैगन का क्या मतलब है? एक जन्मजात शुद्ध यिन शरीर क्या होता है? क्या मुझे जन्मजात शुद्ध यिन शरीर की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? इस सब का क्या मतलब है? जियाओलिन, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे क्या हो गया है? जियाओलिन ने शेन वानर की तरफ देखा, जो घबराया हुआ और डरा हुआ था। उसका दिल उलझन में था, लेकिन वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति सही था। शेन वानर को आगे चलकर और भी लोग निशाना बनाएंगे। उसे उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। तो कुछ बातें जरूर उजागर होनी थीं।
और इसलिए जियाउलिन ने शेन वानर को कसकर गले लगाया और गंभीरता से कहा, वानर, असल में डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ तियानजियान संप्रदाय के एक शिष्य लियू जियानशिंग अब निराशा में जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके पैरों के पास एक टूटी हुई तलवार चुपचाप पड़ी थी। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली, उनका मुंह खून से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी तलवार की नीयत भी मो तियानयुन को नहीं हरा सकी, जो दुष्ट मार्ग पर चल पड़ा है? लियू जियानशिंग ने इधर उधर बिखरे मृत शिष्यों को देखा और एक कड़वी हंसी हंस दी। वह हार गए थे, वह पूरी तरह से हार गए थे। हे टिल्ड लियू जियानशिंग, क्या तुम्हें मेरी वर्तमान शक्ति का एहसास हो रहा है? यही वह शक्ति है जो मुझे उस प्रभु ने दी है। अगर तुम उस रात में शामिल हो गए तो तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अगर तुम दया की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और उस प्रभु से तुम्हारा परिचय करा दूंगा। मो तियानयुन ने एक काली तलवार पकड़ी और मजाक करते हुए लियू जियानशिंग की ओर चल पड़े। हालांकि ये सुनकर लियू जियानशिंग ने दया की भीख नहीं मांगी, इसके बजाय उसके चेहरे के भाव और भी दृढ़ हो गए। उसने मो तियानयुन पर गरज कर कहा, धर्म का मार्ग सदा सर्वदा बना रहेगा। तुम सभी दुष्ट राक्षसों और विधर्मियों का विनाश अवश्य होगा। मो तियानयुन इन शब्दों से भड़क गया और उपहासपूर्वक मुस्कुराया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम अपने मूल इरादे पर अड़े रहो और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। मो तियानयुन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और उसे लियू जियानशिंग पर जोर से घुमाया। लियू जियानशिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बस यही था, उसने 4 साल की उम्र में तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया, 10 साल की उम्र में तियानजियान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का निजी शिष्य बन गया और 20 साल की उम्र में एक जन्मजात तलवारबाज। अब 28 साल की उम्र में उसने तलवारबाजी की मंशा समझ ली थी और अब तक उसे जो सहारा दे रहा था, दरअसल अपने लापता बड़े भाई को ढूंढना था। लेकिन अब उसे अपना भाई नहीं मिला था, लेकिन वह मरने वाला था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह राक्षसों और दानवों का वध करने के लिए मर रहा था, इसलिए यह बिना किसी पछतावे के मौत थी। हालांकि इससे पहले कि लियू जियानशिंग अपना प्रतिबिंब पूरा कर पाते, अगले ही पल धमाका, उफ़ा, एक भयंकर क्यूई आगे बढ़ी। उसके बाद मो तियानयुन की चीख सुनाई दी। लियू जियानशिंग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और देखा। उसने देखा, एक आकृति उसके सामने खड़ी थी। ये थी गु दाशाओ, चंदू। लियू जियानशिंग अविश्वास में चिल्लाया। चंदू ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसकी आंखें गुस्से से उड़ते हुए मो तियानयुन पर टिक गईं और उसने लियू जियानशिंग को उपचार दवा की एक बोतल फेंक दी। ये गो परिवार की तीसरी श्रेणी की पुनर्प्राप्ति दवा है, इसे लेने के बाद आप धीरे धीरे सच्ची क्यूई को ठीक कर सकते हैं। मैं बाद में स्थिति समझाऊंगा, पहले मुझे मेरे सामने दुश्मन से निपटने दो। लियू जियानशिंग ने जल्दी से उपचार की दवा ली और फिर कहा, ठीक है चंदू, सावधान। मो तियानयुन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, कम से कम उसमें चरम सहज साधना तो है। समझ गया। चंदू ने सिर हिलाया, फिर सतर्कता से मो तियानयुन की ओर देखा, जो फिर से खड़ा हो गया था। युद्ध छिड़ने वाला था। जी टिल्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फिर से आप होंगे। गु परिवार में आपने निश्चित रूप से मेरा अच्छा स्वागत किया था। मो तियानयुन ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी और उससे निकलने वाली आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी, जैसे कि एक क्रोधित जानवर घातक हमला करने वाला हो। ये देखकर चंदू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जमीन की ओर इशारा किया और ट्रूक्यू ने एक गिरी हुई लोहे की तलवार को अपने हाथ में खींच लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगा कि गो परिवार में आपके बारे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि मेरा अंतर्ज्ञान गलत नहीं था। हा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो क्या हुआ अगर आप जानते हैं? मो तियानयुन ने अपनी लंबी तलवार चाटी। चंदू पर क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने मूर्ख थे कि उस विशेषज्ञ को अपने साथ नहीं लाए। क्या तुम मौत की तलाश में हो? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, स्वॉश, मो तियानयुन का आंकड़ा एक तीखे तीर की तरह चंदू की ओर बढ़ा। लियू जियानशिंग को बहुत पसीना आ रहा था और तुरंत चिल्लाया, चंदू सावधान। एक साधारण तलवार उसकी दुष्ट तलवार को रोक नहीं सकती। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, केवल एक क्लैंग सुनाई दिया। इस जगह से एक उमड़ता हुआ आभामंडल आसमान में उठा। धूल ने आसमान को भर दिया, जिससे लियू जियानशिंग की दृष्टि धुंधली हो गई। उसने आंखें मूंद लीं, वहां देखने की बहुत कोशिश की। उस एक नज़र ने उसे जगह पर जमने के लिए मजबूर कर दिया। उसने देखा, चंदू ने साधारण लंबी तलवार को अपनी छाती के पार क्षैतिज रूप से जकड़ लिया। इसने मो तियानयुन की लंबी तलवार को चंदू की तलवार के शरीर में भेदने से रोक दिया। क्या यह तलवार की मंशा का भौतिकीकरण है? मो तियानयुन ने उसे रोकने वाली लंबी तलवार को देखा और सदमे में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अविश्वास में चंदू को देखा। आपकी तलवार कला की उपलब्धि वास्तव में इतनी अधिक है। लियू जियानशिंग भी दंग रह गया।
जियांगहाई आने से पहले उसने पहले ही चंदू के बारे में सुना था, एक ऐसा व्यक्ति जो साधना नहीं कर सकता था। उसे उस पर दया भी आई, एक बड़े परिवार का होने के बावजूद साधना करने में असमर्थ होने के कारण उसके भविष्य के दिन निश्चित रूप से दुखद थे। लेकिन अब जब उसने ये देख लिया, ये व्यक्ति अपनी ताकत को हमेशा से छिपा रहा है, उसने तो अपने से भी अधिक शक्तिशाली क्षेत्र में साधना की। वह किस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मोत्यानयुन के सदमे का सामना करते हुए चंदू केवल धीरे से बोला, तुम्हें मारने के लिए काफी है। जैसे ही ये शब्द निकले, मोत्यानयुन क्रोधित हो गया, जो अपनी लंबी तलवार घुमाता रहा, मरो मरो मरो। झंझनाहट झंझनाहट झंझनाहट। तलवार और आभा आपस में गुथे हुए थे और चुभने वाली क्यूई धाराएं लगातार इस जगह पर एकत्रित होकर लोगों पर प्रहार कर रही थीं। स्विश स्विश स्विश। लियू जियानिक्सिंग ने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। उफनती क्यूई धाराएं उसके शरीर को झकझोर रही थीं, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे मदद करने में असमर्थ बना रहा और वह गौर से देखता रहा। दोनों की आकृतियां लगातार भयंकर टकराव में टिमटिमा रही थीं। तलवार क्यूई और तलवार क्यूई हवा में टकरा रही थीं, जिससे कान फाड़ने वाली धातु की टक्कर और विस्फोटक ध्वनियां निकल रही थीं। चंदू की तलवार की तकनीक अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसके हमले एक प्रचंड तूफान की तरह उमड़ रहे थे, हर वार में अंतहीन हत्या का इरादा छिपा था। लियू जियानशिंग युद्ध के मैदान को घबराहट से देख रहा था, उसका दिल बेचैनी से भर गया था। वह चंदू की जबरदस्त ताकत देख सकता था, लेकिन मोत्यानयुन जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, जिसके पास रात्रि प्रदत्त क्षमताएं थीं, अगर चंदू सावधान न रहा तो वह भी खतरे में पड़ सकता था। समय पल पल बीतता गया और युद्ध एक गर्म दौर में पहुंच गया। आसपास की जमीन तलवारों के निशानों से ढकी हुई थी और अनगिनत इमारतें नष्ट हो गईं। कुछ इमारतों में गहरी नींद सो रहे आम लोगों के अंग दिखाई दे रहे थे। अगर स्वप्न दुष्स्वप्न बलिदान व्यूह रचना न होती तो शायद ये बहुत पहले ही व्यापक आतंक का कारण बन जाती। धिक्कार है, तुम इतने ताकतवर होकर भी इन लोगों के साथ क्यों खड़े हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने लेंग परिवार का कत्लेआम किया था। क्या तुम्हें हमारी तरफ नहीं होना चाहिए था? मोत्यानयुन ने अपनी बढ़ती हुई लंबी तलवार को देखा, तुरंत अपनी ताकत समेट ली, दूर हट गया और फिर चंदू पर गरजा। ऐसा लग रहा था कि उसे चंदू की हरकतें समझ नहीं आ रही थीं। लियू जियानिक्सिंग का दिल भी घबरा गया। उसने चंदू की तरफ देखा, उसे चिंता थी कि कहीं दूसरा पक्ष उसे मना न ले। आखिरकार लेंग परिवार और नाइट के बीच पहले भी कुछ रिश्ते थे, और अब लेंग परिवार का चंदू से कोई रिश्ता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि चंदू। हालांकि ये सुनकर चंदू के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। उसने डांटा, चुप रहो। नाइट किंग के लिए इतने सारे साधारण लोगों की बलि देना सबसे क्रूर काम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कुछ कहने से तुम्हारा साथ दूंगा? लेंग परिवार अब अतीत का लेंग परिवार नहीं रहा। मेरे प्रिय का नाइट से कोई संबंध नहीं है। अपने गंदे समूह को मेरे प्रिय के साथ मत जोड़ो। ये सुनते ही मोत्यानयुन की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गई और उसके शरीर से मजबूत शैतानी क्यूई उतार चढ़ाव निकले। अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि आप हमारा विरोध करने पर जोर देते हैं, तो आपके गू परिवार और लेंग परिवार को भी नाइट हिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। मैं अब आपको सबसे पहले मारूंगा। धमाका। जैसे ही मोत्यानयुन ने अपना आखिरी वाक्य पूरा किया, शैतानी क्यूई की एक विशाल लहर चंदू की ओर बढ़ी, उसके दाईं ओर। क्या वह जानबूझकर चूक गया? लियू जियानिक्सिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि जैसे ही उसने बगल की ओर देखा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वह तुरंत घबराहट में चिल्लाया, चंदू। उसका लक्ष्य आम लोग हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंदू की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब उसने देखा कि शॉकवेव हमले का लक्ष्य पास की आवासीय इमारत थी, उसने निर्णय लिया, पैर पटका और बिना किसी हिचकिचाहट के शॉकवेव की ओर दौड़ा। धमाक। शॉकवेव सीधे चंदू के शरीर से टकराए। आसमान में एक तेज चमक फैल गई। चंदू। लियू जियानिक्सिंग दुख में चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। स्विश। शॉकवेव जल्दी से गायब हो गई। धूल साफ हो गई। चंदू। लियू जियानिक्सिंग की खुशी के लिए धूल के भीतर चंदू ने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसका माथा पसीने से तर था, जबकि मोत्यानयुन जमीन पर घुटने के बल बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आभा कमजोर थी। चंदू मुश्किल से खड़ा हुआ, जोर से हौंफ रहा था और उसने अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। उसका शरीर पहले से ही जर्जर हो चुका था। उसने अपने सामने पीले चेहरे वाले सदमे में मोत्यानयुन को देखा और उपहास किया, बुराई धार्मिकता को दबा नहीं सकती। मोत्यानयुन कुछ घबरा गया, नहीं, असंभव, ये कैसे हो सकता है? तुम मरे क्यों नहीं? ये देखकर लियू जियानिक्सिंग जल्दी से चंदू को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। चंदू, चंदू, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। चंदू ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ कमज़ोर और नर्म थी। कुछ मत कहो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। मैं भी थक गया हूँ।
ये सुनकर लियू जियानिक्सिंग को तुरंत एहसास हुआ कि चंदू भी अपनी रस्सी के अंत में था और उसने खुद कुछ ट्रू क्यूई हासिल कर ली थी। अच्छा, ये कहते हुए उसने घबराए हुए मोतियानयुन को देखा और एक कदम फिर 2 कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उसी समय एक छोटी सिक्के के आकार की वस्तु निकाली जो लालटेन के आकार की थी। लियू जियानिक्सिंग के मुंह से गुस्से से भरी आवाज आई, मोतियानयुन, बुराई धार्मिकता को दबा नहीं सकती। अपने अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना याद रखना। ये कहते हुए उसने अपनी सच्ची क्यूई प्रसारित की और मोतियानयुन की गर्दन पर वार किया। उफ! विस्मयादिबोधक चिन्ह। मोतियानयुन के भयभीत भाव के नीचे जैसे ही बाद वाले की तलवार क्यूई ने वार किया, पहले वाले का सिर अलग हो गया। क्यूई की एक लौ छोटी लालटेन में प्रवेश कर गई। भिन्न-भिन्नाहट। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लालटेन से रोशनी निकली और मोतियानयुन की लाश काले धुएं के गुबार में बदल गई। यह सब खत्म करने के बाद वह जल्दी से चंदू के पास वापस दौड़ा और चिंतित होकर पूछा, चंदू, चंदू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा वह कुशल अंगरक्षक कहाँ है? चंदू ने भी इस समय कमजोर होने का नाटक किया। लियू जियानिक्सिंग को उसका समर्थन करने दिया और आह भरी आह। मूल रूप से ओल्ड गाओ और जियान परिवार के बुजुर्ग एक साथ आने की योजना बना रहे थे, लेकिन अचानक पूर्व से ट्रू क्यूई का भयानक उतार चढ़ाव आया। हमने इस पर चर्चा की और महसूस किया कि उस दिशा को और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने ओल्ड गाओ और एल्डर जियांग को जाने दिया और मैं तुम्हारा समर्थन करने आया हूँ। लेकिन चंदू असहाय होकर मुस्कुराया, मैंने अभी भी अपनी ताकत को ज्यादा आंका था। नहीं 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 चंदू, तुम सच में बहुत मजबूत हो। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा। यदि तुम हमारे त्यांजियान संप्रदाय में होते तो संप्रदाय के सभी संसाधन निश्चित रूप से तुम्हारी ओर झुके होते। लियू जियानिक्सिंग कुछ उत्साहित थे, जैसे कोई अभी अभी किसी आपदा से बचकर आया हो। ओह नहीं, धन्यवाद। मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट फोर्स में शामिल नहीं होना चाहता। मैं बस अपने प्रिय के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है लियू जियानिक्सिंग, चलो मुख्य बल के साथ मुलाकात करते हैं। चंदू ने कमजोर रूप से अपना हाथ लहराया और कहा, अच्छा। चेतना लौट आए। गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर चंदू नाइट किंग लिमिटेड संस्करण ट्रेंच कोट ठंडी हवा में सरसराया, क्योंकि उसने विशाल सेना के भीतर सब कुछ महसूस किया। जब उसने महसूस किया कि सभी को एक दिशा में ले जाया जा रहा है और इकट्ठा किया जा रहा है, चंदू के होंठ थोड़े मुड़े। बहुत अच्छा, सभी कलाकार यहाँ हैं, तैयार हो जाओ। बूढ़े गांव ने अपने काले वस्त्रधारी सीमित संस्करण में ये सुनकर भारी स्वर में कहा, हाँ युवा स्वामी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। स्विश! बूढ़े गांव की आकृति भी यहाँ से गायब हो गई। महारत के केंद्र में चंदू के जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण सभी शक्तियां महारत के केंद्र की ओर बढ़ रही थीं। हर संप्रदाय एक दूसरे की मदद और सहारा दे रहा था, अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए इस स्थान पर ले जा रहा था। बाईजून भी बहुत पहले सफेद वर्दी पहने आधिकारिक मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह को इस स्थान पर ले जा चुका था जहां दुष्ट आभा सबसे अधिक केंद्रित थी। लियू जियानिक्सिंग बड़ी मुश्किल से चंदू के शरीर को सहारा देते हुए चल रहे थे। दूर से उन्होंने महारत के केंद्र में ये दृश्य देखा। यह क्या है? लियू जियानिक्सिंग रुक गए और चौंककर अपने सामने के दृश्य को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने देखा कि महारत के केंद्र में एक आवासीय भवन पर लगातार धड़कता हुआ रक्त लाल हृदय उस पर परजीवी की तरह काम कर रहा था। धप धप धप। हर बार जब वह हृदय धड़कता तो लियू जियानिक्सिंग को अपने कानों में जीवित प्राणियों की चीखें सुनाई देतीं, और बचे हुए संप्रदाय के सदस्य भी अपनी जगह पर खड़े होकर आवासीय भवन पर अभी भी धड़कते रक्त लाल हृदय को सदमे से देखते रहे। जियानशिंग, युवा गुरु। इसी समय 2 आवाजें आई और लियू जियानशिंग ने बगल से देखा। उसने देखा कि ओल्ड गाओ और जियांग परिवार के बुजुर्ग दौड़े चले आ रहे हैं। ओल्ड गाओ ने जल्दी से लियू जियानशिंग के हाथों से चंदू को लिया और उसे सहारा दिया। युवा गुरु, क्या आप ठीक हैं? जल्दी से दवा ले लीजिए। चंदू ने दवा लेने के बाद आह भरी, मैं लापरवाह था। मोतियानयुन खंजरगू के मोह में आने के बाद पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन कम से कम मुझे रात का आभामंडल तो मिला। ये सुनकर एल्डर जियांग के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए, मानो उन्होंने आखिरकार कोई अच्छी खबर सुन ली हो। चंदू ने आवासीय भवन पर रक्तलाल दिल की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ओल्ड गाओ, अब क्या स्थिति है? ये सुनकर दूर से एक थकी हुई आवाज आई, मुझे समझाने दो। बाईजून थके हुए भाव के साथ वहां आया। उसने चंदू और लियू जियानिक्सिंग की तरफ देखा, आह भरी, और फिर समझाया, अभी स्थिति आशावादी नहीं है। जांच दल के अनुसार यह हृदय संभवतः एक माध्यम रूपांतरित प्राणी है, और इस आवासीय भवन में रहने वाले जीव संभवतः इस हृदय के लिए पोषण हैं। हमने हृदय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सभी के हमले हृदय को छूते ही अवशोषित हो गए। चाहे वह सच्ची क्यूई हो या तलवार क्यूई, सभी अवशोषित हो जाएंगे और पोषण में बदल जाएंगे।
और जब तक उस हृदय को खतरे का आभास होता है, ये भयानक आत्मरक्षा हमले शुरू कर देगा। बोलते हुए बाईजून ने विशाल सेना के केंद्र में बैठे कुछ अधिकारियों की ओर देखा, जो अपने घायल अंगों को दर्द से कराहते हुए विकृत भावों से पकड़े हुए थे। उनके घावों पर कई छोटे धागे जैसे जीव लगातार छटपटा रहे थे। अगर उपचार दल वहां न होता तो शायद घायल मार्शल कलाकार कभी उगता सूरज न देख पाते। लियू जियानशिंग का चेहरा बेहद भद्दा था। धिक्कार है, सिर्फ रात्रि ही ऐसी बुरी चीजें रच सकती है। वे जरूर सबकी आत्माओं को हृदय में इकट्ठा करना चाहते होंगे, फिर रात्रि राजा उन्हें खा जाए। चंदू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, हमारे पास अभी कितने लोग बचे हैं? ये सुनकर बाईजून का चेहरा कुछ उदास हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वहां मौजूद 1 दर्जन लोगों की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, बस इतना ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि और भी आ रहे हों। विभिन्न संप्रदायों पर रात्रि के सदस्यों ने कमोबेश हमला किया है। हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। और तभी सब लोग यहाँ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा होगे, गुडा शाउटिल्ड। पास ही से एक धीमी चिढ़ाने वाली आवाज आई। सबने अपना सिर घुमाया और बेदाग शांगगुआन मियाओइन और निंग कियान को देखा, जिनके गाल खून से सने हुए थे। वे वहां से चले आ रहे थे। निंग गुनियांग और शांगगुआन मियाओइन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाग रहे हो टिल्ड, चंदू ने चंचल स्वर में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। निंग कियान के हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक थे। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहना चाहती थी कि उसने महारत के प्रभाव के कारण एक सुंदर सपना देखा था। शांगगुआन मियाओइन चंदू के जाने के बाद लेंग किंग कियू को स्थिति की सूचना देने के लिए इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने भी सोने का नाटक किया। इस समय घायल चंदू को देखकर वह लगभग मन ही मन हंस पड़ी। हे टिल्ड, लगता है उसका सामना उन नकली नाइट सदस्यों से हो गया। उसे यही हक है। बेचारा आदमी टिल्ड, दुखी आदमी टिल्ड। हे टिल्ड। ऊपर से शांगगुआन मियाओइन ने आवासीय भवन के हृदय को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह क्या है? महान व्यूह का केंद्र, इतना प्रबल दुष्ट आभामंडल, क्या ये रात का रूप धारण करने वालों की राजधानी है? ये बात भी गुरु को बतानी चाहिए। निंग कियान ने भी हृदय को देखा। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। उसने भौहें चढ़ाईं। कितनी घिनौनी गंध है। यह आभामंडल बहुत ही दुष्ट है। ये बिल्कुल वैसी ही गंध लगती है जैसी मेरे गुरु ने रात की बताई थी। ये कहते हुए निंग कियान ने अपनी लंबी तलवार निकाली और कहा, हृदय को नष्ट करने से महान व्यूह टूट जाएगा, है ना? रुको, ये हृदय बहुत विशेष है। यदि आप इस पर सच्ची क्यूई या इसी तरह की किसी चीज से हमला करते हैं तो ये हृदय को और भी अधिक मजबूत बना देगा। और अगर जल्दबाजी में हमला किया गया तो दिल अपनी आत्मरक्षा की स्थिति भी सक्रिय कर देगा। बाईजून ने उसे रोका। निंग कियान ने यह सुनकर अपनी हरकत रोक दी, भौहें सिकोड़ी और पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बस ऐसे ही इंतजार करें? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। जाहिर है ये सिर्फ एक अनुमान है। बाईजून ने धीरे से वह रणनीति बताई जिस पर उन्होंने पहले चर्चा की थी। किसी भी वस्तु की एक कमजोरी होती है। यह विशाल दिल कोई अपवाद नहीं है। ये स्पष्ट रूप से असामान्य है कि यह इतनी अधिक सच्ची क्यूई अवशोषित कर सकता है। या यूं कहें कि हम यह नहीं मानते कि यह हमेशा के लिए अंतहीन रूप से अवशोषित कर सकता है। इसलिए इस बिंदु पर उपस्थित सभी लोग समझ गए। चंदू ने एक पल सोचा, फिर बीच में बोला, तो हमें इस दिल को लगातार सच्ची क्यूई अवशोषित करने के लिए तब तक तैयार रखना होगा जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु तक न पहुंच जाए। बाईजून ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि चंदू उसका मतलब समझ गया है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। ओह, और हमारे अलावा एक बहुत शक्तिशाली रहस्यमय अस्तित्व भी है। चंदू, तुम्हें उसका कुछ अंदाजा होना चाहिए, जो पहले भोज में था। बोलते हुए बाईजून ने मुरोंगसी की ओर इशारा किया, जो पास ही कोने में खड़ा था। बाइलियान और डेंग फैंग भी वहीं खड़े थे, जो वानवू गेट के लोगों से कुछ बात कर रहे थे। चंदू और अन्य लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। जब उन्होंने शांत चेहरे वाले मुरोंगसी और भयभीत नाजुक बाइलियान को देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह। शांगगुआन मियाओइन ने धीरे से एक प्रश्न चिन्ह बनाया। नहीं, क्या तुम्हें वास्तव में मेरे रास्ते पर चलना होगा? लानत है, नहीं, मुझे बाइलियान और अन्य लोगों से पहले मार्शल आर्टिस्ट विभाग में घुसपैठ करनी होगी। ये दृश्य देखकर चंदू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय अर्थ दिखाई दिया। ठीक है, हमें नहीं पता कि कोई और दुश्मन है या नहीं, तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। विशाल संरचना के केंद्र में धप 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 रक्तलाल दुष्ट हृदय अभी भी धड़क रहा था। उसकी गगनभेदी ध्वनि ने सभी के चेहरे पर गहरी संवेदनाएं जगा दी। आवासीय भवन के नीचे जांच दल के कई सदस्य सफेद वर्दी पहने अपने उपकरण उठाकर बाईजून से चिल्लाए, अधिकारी, यंत्र ने पता लगाया है कि इस दुष्ट वस्तु की सच्ची क्यूई क्षमता लगभग 3 ग्रैंड मास्टर्स के बराबर है। ये सुनकर बाईजून और अन्य मार्शल कलाकारों के चेहरे खुशी से चमक उठे। एक मार्शल कलाकार ने पूछा, इसका क्या मतलब है?
क्या इसका मतलब यह है कि हमें इस दुष्ट वस्तु में 3 ग्रैंड मास्टर मार्शल कलाकारों की तुलना में ज़्यादा सच्ची क्यूई डालनी होगी ताकि यह विशाल संरचना टूट जाए? भाई जून ने यह सुनकर सिर हिलाया। जरूरी नहीं, यह पाया गया मान हमें केवल एक सामान्य विचार देता है। अगर यह इस मान से ज़्यादा अवशोषित करता है तो हृदय स्वयं नष्ट हो सकता है या अन्य अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुल मिलाकर हमें एक दांव लगाना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक और मार्शल आर्टिस्ट ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम बाहर से मदद का इंतजार नहीं कर सकते? हमने पहले कभी ऐसी दुष्ट चीज़ नहीं देखी। क्या जल्दबाजी में काम करना बहुत खतरनाक नहीं होगा? और क्या हम में से कुछ लोग सचमुच ऐसा कर सकते हैं? भाई जून ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। हम भी बाहरी मदद का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन असल में आपने इसे देखा है। नाइट ऑर्गेनाइजेशन इस विशाल संरचना में सभी की बलि चढ़ाने का इरादा रखता है। हम जितनी देर करेंगे, जनता को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। इसलिए हमें ये सब बंद करना होगा। ये शब्द कहते ही सब चुप हो गए। चंदू ने सहमति में सिर हिलाया। क्या हम यहाँ जनता और दुनिया की रक्षा के लिए नहीं हैं? मैं इसमें सबसे पहले शामिल होऊंगा। अगर हम यहाँ खड़े नहीं हुए तो हमारे पीछे खड़ी जनता का क्या होगा? सवाल यह नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हमें करना ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सभी ने आश्चर्य से चंदू को देखा। तुरंत बाद सभी चंदू के शब्दों से प्रेरित होते दिखे। ठीक कहा, मैं भी चंदू से सहमत हूँ। लियू जियानशिंग भी चंदू के पास खड़ा होकर बोला, ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। किसी भी तरह से मौत ही है, लड़ ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं भी सहमत हूँ। गूदा शाओ में बहुत साहस है, सचमुच हमारे समय का एक युवा नायक। एक एक करके चंदू के शब्दों से उनकी लड़ने की भावना भड़क उठी और उन्होंने अपने दिलों का डर दूर कर दिया। दूर डेंग फैंग के हाव भाव कुछ भद्दे और असमंजस में थे। उन्होंने मुठ्ठियां भींच लीं और चंदू को अविश्वास से देखने लगे। क्यों? चंदू भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट क्यों था, और उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा था। ऐसा क्यों हो रहा था? कछुआ दादाजी डेंग फैंग के सिर पर लेट गए और तारीफ करते हुए बोले, छोटे फैंगजी, ये चंदू वाकई एक शख्सियत है, लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। एक भाग्यवान के रूप में चंदू जैसा प्राणी भी तुम्हारा कदम होगा। ये साधारण प्रतिभाएं भविष्य में तुम्हें देखने की दहलीज मात्र होंगी। एक क्षणभंगुर प्रतिभा की क्या परवाह? तुम एक भाग्यवान हो, तुम्हें उनसे अलग राह पर चलना है। ये सुनकर डेंग फैंग का मूड तुरंत काफी सुधर गया। उन्हें एक महान ज्ञानोदय का भी एहसास हुआ और जब उन्होंने चंदू को देखा तो उनकी आंखों में एक शांत भाव तैर गया। हाँ, कछुआ दादाजी सही कह रहे हैं। चंदू और मैं मूल रूप से दो अलग अलग दाव मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। दूसरा पक्ष तो बस एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन अगर वह प्रतिभाशाली है तो क्या होगा? मैं एक भाग्यवान व्यक्ति हूँ जिसके पास जुबान अबूची है। भविष्य में चंदू मुझसे और भी पीछे छूट जाएगा। कछुए दादा, आप सही कह रहे हैं। मुझे उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जो मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। डेंग फैंग के चेहरे पर शांति छा गई। वह समझ गया था भाई जून की तरफ समय की कमी के कारण। इसलिए वर्तमान स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा के बाद उसने वहां एकत्रित लगभग 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्टों से कहा, यहाँ सक्रिय क्षमताओं वाले कुल 13 जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हैं। मुझे मिलाकर कुल 3 ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं। कुछ आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी को अपनी सच्ची ची का कम से कम आधा हिस्सा बनाए रखना होगा। जन्मजात साधना से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट कृपया एक तरफ हट जाएं। कोई प्रश्न? बोलने के बाद भाई जून ने सबकी ओर देखा। कोई बात नहीं, समझ गया। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद भाई जून ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो ऑपरेशन शुरू होता है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। सभी ने तुरंत निर्देशों का पालन किया और अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर चले गए। जैसे ही वे आवासीय भवन में समाये हुए हृदय की जांच करने के लिए पास पहुंचे, सभी की सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं। हृदय की सतह पर घनी, स्पष्ट बनावट वाली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। करीब से देखने पर कोई भी बनावट को हिलते हुए देख सकता था। संभवतः ये वही छोटे छोटे तंतु थे जिन्होंने पहले मार्शल आर्टिस्टों पर हमला किया था। इस समय क्योंकि समूह का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, तंतु बिल्कुल स्थिर थे। ठीक है, सब लोग सच्ची ची का संचार शुरू करो। भाई जून ने अपना हाथ बढ़ाया और सच्ची ची की एक धार धीरे धीरे हृदय में प्रवेश कर गई। सब ने देखा और जब उन्हें पता चला कि हृदय ने अपनी आत्मरक्षा क्रिया सक्रिय नहीं की है तो उनके चेहरे निश्चिंत हो गए। ऐसा लग रहा था कि अगर हमला करने का कोई इरादा नहीं होता तो हृदय उन पर हमला नहीं करता। इसलिए सभी ने सच्ची ची का संचार करना शुरू कर दिया। मुरोंगसी ने हृदय की ओर देखा। बायलियान के निर्देशों को मन ही मन याद करते हुए उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और संचार करना शुरू कर दिया। हालांकि एक बात उसे बहुत अजीब लग रही थी। वह थी, उसने पास ही खड़े चंदू की तरफ एक नज़र डाली।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। इस समय उसका हृदय अविश्वसनीय रूप से शांत था, मानो सामने वाला असली चंदू न हो। बहुत अजीब। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। धप धप धमाक, दिल धड़कता रहा और ऐसा लग रहा था मानो सच्ची ची के प्रभाव को न झेल पाने के कारण फट जाएगा। जल्दी करो और जोर लगाओ, लगता है ये दुष्ट वस्तु अपने अंतिम चरण में है, एक मार्शल आर्टिस्ट खुशी से चिल्लाया। लियू जियानिक्सिंग ने चंदू को भी प्रोत्साहित किया, जिसका चेहरा उसके बगल में कुछ पीला पड़ गया था। चंदू, लगता है हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ा और। चंदू ने सिर हिलाया। ठीक है। हालांकि इसी समय चारों दिशाओं से उमड़ती हुई दुष्ट आभा की लहरें अचानक आने लगीं। उसी समय एक क्रोधित आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। रुको, क्या तुम हमारे प्रभु को अर्पित हमारी भेंट को नष्ट करना चाहते हो? जैसे ही यह आवाज फैली, भयानक काली सच्चीची तरंगे सबकी ओर दौड़ पड़ीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक नहीं, ये रात्रि संगठन है। सब लोग पहले पीछे हटो। शक्तिशाली हमलों को महसूस करते हुए बाई जून जल्दी से चिल्लाया। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। धमाक धमाक धमाक। उफाह, कई मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी, शक्तिशाली शॉकवेव से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। फुफ। कठपुतली चंदू को लियू जियानिक्सिंग ने खींच लिया और घातक हमले से बच निकला। सभी ने ट्रू क्यूई का संचार बंद कर दिया और सुरक्षित स्थान पर छलांग लगा दी। धमाका। जैसे ही जोरदार प्रहार जमीन पर पड़े, धूल और पत्थर के टुकड़े के बादल उठ